BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 631। जानकारी के लिए पूछताछ। हाँ, जियाओ मिंग की आंखें चमक उठीं और उसके सिर में इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ की बीप से उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसका विकास पथ लाइफ सिम्युलेटर से बहुत जुड़ा हुआ था। हालांकि उसके दायरे के बढ़ने के साथ साथ इसकी सहायता कम हो गई थी, लेकिन इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता था। अब जब इसे अपग्रेड किया गया और फिर से लोड किया गया, तो यह स्वाभाविक रूप से खुशी का कारण था। उनका मानना था कि लाइफ सिम्युलेटर का 2.0 संस्करण और भी बेहतर होगा। हालांकि जियाओ मिंग ने अपनी खुशी को मौजूदा स्थिति से विचलित नहीं होने दिया। उसने अपने दिल में उथल-पुथल भरी भावनाओं को दबा दिया और मिस जिंग की ओर मुड़ने से पहले लाइफ सिम्युलेटर से अपनी सूचनाएं रोकने के लिए कहा। बेशक, मुझे आपके द्वारा बताई गई समस्या के बारे में पता है, लेकिन सुराग मांगने में कभी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। जब तक आपको पता है, कृपया मुझे उन लोगों के नाम बताएं ताकि मैं देख सकूं कि मैंने उनके बारे में कुछ सुना है या नहीं। मिस जिंग ने हल्के से अपने कान के चारों ओर बालों की एक लट घुमाई। मेरे कुल 3 साथी हैं, जिनके नाम जुवान सम्राट जियाओ जुवान, ड्रैगन सम्राट झुकुन और पिल सम्राट हैं। क्या ये मास्टर के साथियों के नाम हैं? मैंने मास्टर को पहले कभी इनका जिक्र करते नहीं सुना। जैसे ही जियाओ मिंग ने नाम गिनाए, किंग टेन ने उसके पीछे उत्सुकता से पलकें झपकाईं। आपके प्रत्येक साथी के शीर्षक में सम्राट है, क्या आपके पास भी एक है? मिस जिंग ने ये नाम सुनकर उत्सुकता से पूछा। मेरे मास्टर को स्वर्गीय सम्राट के रूप में जाना जाता है, काफी प्रभावशाली है न? किंग टेन, जो खुद से ही बुदबुदा रही थी, ने तुरंत ऊपर देखा और गर्व से कहा। म्यू फैंग और उनके आसपास के अन्य लोगों ने गंभीर सम्मान दिखाया। इसे सुनकर ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण उपाधि नहीं थी। वाकई प्रभावशाली। मिस जिंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसने प्राचीन 9 सम्राटों के बारे में सोचा, जिनमें से एक को स्वर्गीय सम्राट के रूप में भी जाना जाता था। इस व्यक्ति ने स्काइलॉ महाद्वीप को एकीकृत किया, जो महान हजार दुनिया के 10 सुपर महाद्वीपों में से एक था, और प्राचीन हेवन पैलेस की स्थापना की। उसका साधना स्तर यहाँ तक कि स्वर्गीय संप्रभु के अंतिम चरण के संत ग्रेड तक पहुँच गया। दुर्भाग्य से, प्राचीन हेवन पैलेस की स्थापना के कुछ समय बाद ही फाइंड कुलों ने ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। स्वर्गीय सम्राट प्राचीन हेवन पैलेस के कुछ अनुयायियों के साथ फाइंड कुलों के विरुद्ध युद्ध में मारे गए। यह अनिश्चित था कि वर्तमान स्वर्गीय सम्राट उस प्राचीन व्यक्ति जितना हासिल कर सकता है या नहीं। हालांकि सेंट ग्रेड हेवनली सॉवरेन चरण तक पहुंचना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। भले ही उसका अपना कबीला ग्रेट 1000 वर्ल्ड के शिखर पर खड़ा था, लेकिन सेंट ग्रेड के मध्य चरण में उनके पास केवल एक मजबूत व्यक्ति था। जियाओ मिंग युवती के दिमाग में चल रहे असंख्य विचारों से अनजान था। उसने बस इतना कहा, यह सिर्फ एक नामात्र का शीर्षक है। मिस जिंग, क्या आपने मेरे साथियों के बारे में सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना है, मिस जिंग ने संक्षेप में उत्तर दिया। शायद आप उनके बारे में अधिक जानकारी दे सकें, जैसे कि उनकी जाति। उनके शीर्षकों से वे सभी मानव नहीं लगते। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया। उनमें से जुवान सम्राट मेरे पूर्वज हैं। ड्रैगन सम्राट का मूल शरीर प्राचीन शून्य ड्रैगन है, और पिल सम्राट के लिए। एक पल के विराम के बाद उन्होंने आगे कहा, पिल सम्राट हमारे ग्रह में उच्चतम स्तर की एक औषधीय गोली है जो मानव रूप में बदल गई है। मिस जिंग ने अपना सिर हिलाने से पहले बहुत देर तक सोचा। मैंने उनके बारे में नहीं सुना है। ऐसा लगता है कि वे महान हजार दुनिया में इस क्षेत्र के पास नहीं उतरे हैं। अन्यथा अकेले पिल सम्राट की उपस्थिति ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए कई शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया होगा। 100 आत्मा महाद्वीप वर्तमान में काफी शांतिपूर्ण है, ऐसी घटनाओं की कोई खबर नहीं है। अपने सामने जियाओ मिंग को देखकर, जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना भी अथाह पुराने पूर्वज से सहजता से निपटा, मिस जिंग यह अनुमान लगा सकती थी कि जो लोग उससे पहले महान हजार दुनिया में पहुंचे थे, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें कम से कम पृथ्वी के शासक तो होना चाहिए था। इसके अलावा उनमें एक उच्च स्तरीय औषधीय गोली भी थी जो अभी भी कमजोर अवस्था में थी। इतनी अच्छी चीज महान हजार दुनिया के शक्तिशाली लोगों को अपना दिमाग खोने के लिए पर्याप्त थी। अपरिहार्य आध्यात्मिक ऊर्जा, क्लेश और दवा की फैलने वाली सुगंध ने इसे छिपाना असंभव बना दिया। अगर यह घटना आसपास हुई होती तो उसे जरूर पता होता। तो तुमने उनके बारे में नहीं सुना? जियाओ मिंग को खास आश्चर्य नहीं हुआ। उसने किंग टेन के मार्गदर्शन के आधार पर ग्रेट 1000 वर्ल्ड का पता लगा लिया था, इसलिए ये सामान्य बात थी कि वह और जियाओ जुवान तिकड़ी एक ही स्थान पर नहीं पहुंचे। जियाओ यान मूल समय रेखा में ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पश्चिमी स्वर्ग महाद्वीप पर उतरा। शायद वहां जांच करना उचित होगा। बेशक, वह पहले थोड़ा सा अनुकरण करने के लिए सिम्युलेटर का उपयोग कर सकता था। यह इस मामले का सीधे उत्तर देने में मदद कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए जियाओ मिंग ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया और फिर किंग टेन के साथ शिविर से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने उनके आकृतियों को जंगल में गायब होते देखा, मिस जिंग की नज़र एक पल के लिए टिमटिमा गई, इससे पहले कि वह भी पत्ते में कदम रखती।
म्यू फैंग ने किनारे से देखा क्योंकि मिस जिंग जल्दी से पकड़ने के लिए दौड़ी। उसने अपने दिल में खटास महसूस की लेकिन चुप रहने का फैसला किया। वह मूर्ख नहीं था, विभिन्न संकेतों से पता चला कि मिस जिंग कोई साधारण महिला नहीं थी। उसने अपने और मिस जिंग के बीच के अंतर को गहराई से महसूस किया। ... मास्टर, वह युवती हमारे पीछे आ गई है। जियाओ मिंग के पीछे चलते हुए किंग टेन ने पूर्व की आस्तीन खींची। मुझे पता है। जियाओ मिंग ने मुड़कर एक पल के लिए रुक गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद मिस जिंग की सुंदर आकृति जंगल से उभरी। अपने सामने जियाओ मिंग और किंग टेन को देखकर मिस जिंग ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। उनके लिए उनके क्षेत्र को देखते हुए उसे नोटिस करना स्वाभाविक था। उन दोनों की निगाहों के नीचे उसने विनम्रतापूर्वक अपना सिर नीचे किया, एक शर्मीली युवा दुल्हन की तरह, और बोलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। पहले मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा मैं सोच रहा था कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका पीछा कर सकता हूँ। मुझे एक कारण बताओ। जियाओ मिंग ने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि आप पहले से ही इसे महसूस कर चुके होंगे। मेरी वर्तमान स्थिति केवल मेरी ताकत के अस्थायी रूप से कमजोर होने के कारण है। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके साथियों की खोज में आपकी सहायता कर सकती हूँ। कुछ हद तक मेरे पास अभी भी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कुछ कनेक्शन है, मिस जिंग ने समझाया। वह निस्संदेह इस समय अपनी सबसे कमजोरी पर थी। शायद उसे पहले इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन अथाह पुराने पूर्वज से मुठभेड़ के बाद उसे अपनी रक्षा के लिए किसी को खोजने की जरूरत महसूस हुई। सुरक्षा के बिना वह वास्तव में सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, भले ही वह जंगल में न रहे और मानव शहरों में वापस लौट आए। सौआत्मा महाद्वीप बहुत दूर था और इसका प्रभाव इस सुदूर कोने तक नहीं फैला था। भले ही वह उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों को छोड़ दे, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि उसे तुरंत सुरक्षा मिल सकती थी। इसके अलावा अब जब उसने अपनी सारी साधना खो दी थी तो उसने अपने कबीले पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। पिछला गुप्त क्षेत्र अपनी विचित्रता और खतरों के बावजूद सामान्य रूप से उसके जैसे सिद्ध पृथ्वी संप्रभु शक्ति को इतना गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसकी आध्यात्मिक निर्माण सामग्री के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह उसके जीवन पर एक स्पष्ट प्रयास था, संभवतः उसके अपने कबीले के एक उच्च पदस्थ सदस्य द्वारा अन्य कबीलों के साथ मिलीभगत करके। अब उसे चिंता थी कि अगर उसने अपने कबीले से संपर्क करने का संदेश भेजा तो सबसे पहले उसे बचाव की उम्मीद नहीं होगी, बल्कि अज्ञात हत्या के प्रयास की उम्मीद होगी। इसलिए उसने तब तक अपने कबीले से संपर्क न करने का फैसला किया जब तक कि वह फिर से अपना बचाव न कर सके। उसके सामने वाला व्यक्ति इन परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त विकल्प लग रहा था। वह देख सकता था कि उसकी ताकत कम हो गई थी, फिर भी उसके मन में कोई बुरी नीयत नहीं थी। जाहिर है वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। मिस जिंग को तुरंत जवाब नहीं मिला और माहौल कुछ देर के लिए शांत रहा, इससे पहले कि वह आखिरकार सुन पाती। तुम्हारा नाम क्या है? मिस जिंग को अपने दिल में खुशी का एहसास हुआ, ये समझते हुए कि वह पहले ही सहमत हो चुका है। मेरा नाम किंग जिंग है। किंग जिंग, मुझे लगता है कि किंग यानजिंग तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। जियाओ मिंग ने खुद से सोचा, कुछ हद तक अवाक। पहले एक अथाह पुराना पूर्वज था, फिर एक म्यू फैंग और अब एक मिस जिंग। उसने पहले ही चीजों को समझ लिया था। बस इतना था कि सिम्युलेटर के फिर से चालू होने से उसके विचार पहले ही विचलित हो गए थे। हालांकि अगर किंग यानजिंग अपना असली नाम नहीं बताना चाहती थी तो वह आगे दबाव डालने की जहमत नहीं उठा सकता था और बस सहजता से सिर हिला दिया। मेरा नाम जियाओ मिंग है और यह मेरा दूसरा शिष्य लिंग किंग टेन है। अब से आप हमारा अनुसरण कर सकते हैं। अध्याय 632 जीवन सिमुलेशन। 100 स्पिरिट सिटी। 100 स्पिरिट महाद्वीप की राजधानी के रूप में एक ऐसी भव्यता का दावा करती थी जो पूरे महाद्वीप में बेजोड़ थी। ये गतिविधि और अद्वितीय समृद्धि से भरा हुआ था। इसके अलावा सुपर टेलीपोर्टेशन सरणी जो 100 स्पिरिट महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों से जोड़ती थी, वह भी इसी शहर में स्थित थी। 100 स्पिरिट सिटी के एक कमरे के अंदर जियाओ मिंग एक अच्छी तरह से तैयार की गई कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसने एक घूंट लेने के लिए चाय का प्याला उठाया। एक दिन पहले किंग यानजिंग के उसके साथ चलने के अनुरोध पर सहमत होने के बाद वह शहर की सुपर टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने के लिए उसके सुझाव पर दोनों महिलाओं को 100 स्पिरिट इंपीरियल सिटी ले गया। हालांकि चून की पहले से ही देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें जाने की कोई जल्दी नहीं थी और उन्होंने रात को आराम करने के लिए एक सराय में रुकने का फैसला किया। इससे दोनों महिलाओं को बाहर जाकर कुछ जानकारी इकट्ठा करने का मौका भी मिला। बेशक इस दौरान जियाओ मिंग ने सिम्युलेटर की उन्नत सुविधाओं को समझने का अवसर भी लिया। कार्यक्षमता मूल रूप से सिम्युलेटर के पहले संस्करण के समान ही थी। जीवन का अनुकरण करें और फिर उसमें दिखाई देने वाली 3 वस्तुओं का चयन करें। हालांकि अपग्रेड के बाद सिमुलेशन के बीच का अंतराल 7 दिनों से 1 महीने में बदल गया और सिमुलेशन की अंतिम सीमा 100 साल तक बढ़ा दी गई। इसका मतलब था कि जियाओ मिंग महीने में केवल एक बार ही अनुकरण कर सकता था।
हालांकि यह आवृत्ति के मामले में एक नुकसान था, लेकिन सिम्युलेटर ने अब खींची गई वस्तुओं की गुणवत्ता की गारंटी दी। कम से कम ये खरपतवार जैसी बेकार वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा। खींची गई वस्तुओं को उसके नीचे कम से कम 2 क्षेत्रों के लिए उपयोगी होने की गारंटी थी। बेशक चूंकि सिम्युलेटर को इतने लंबे समय के लिए अपग्रेड किया गया था, इसलिए निश्चित रूप से इनसे कहीं अधिक बदलाव हुए। सिम्युलेटर के पहले संस्करण में समय इकाई दिन थी, जबकि संस्करण 2.0 में इसे वर्षों, महीनों या दिनों में सेट किया जा सकता था, और यह चयनित समय इकाई की सबसे महत्वपूर्ण घटना को दिखाने की अधिक संभावना थी। इसका परिणाम सिम्युलेटर में वस्तुओं की दुर्लभता और मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि थी। इसका नुकसान ये था कि कई विवरणों को अनदेखा किया जा सकता था, जिसका मतलब था कि कम जानकारी प्राप्त हुई। यदि प्राप्त वस्तुओं की दुर्लभता के बारे में अभी भी चिंताएं थीं, तो सिम्युलेटर ने एक और विकल्प पेश किया। यह 1 वर्ष में सिमुलेशन प्रयासों को एकत्रित करना था। 12 प्रयासों को एक में मिलाकर सिमुलेशन परिणाम ये गारंटी देंगे कि 3 विकल्पों में से कम एक सिमुलेशन के दौरान सामने आई शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक होगी। इसे एक सुरक्षा जाल माना जाता था। इसके अलावा इस तरह की गारंटी वाली वस्तु को चुनकर वह उस पर कुछ नियंत्रण रख सकता था, या कम से कम वह सुनिश्चित कर सकता था कि उसे खींचते ही उसकी मृत्यु नहीं होगी। एक हल्की आह के साथ जियाओ मिंग ने अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया और विचार करने लगा। ये देखते हुए कि मैंने 10 वर्षों में जीवन का अनुकरण नहीं किया है, ये पहला सिमुलेशन अनिवार्य रूप से 12 सिमुलेशन का संयोजन है। वास्तव में अच्छी खबर है। किंग 10 और किंग यांजिंग की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए मुझे अब सिमुलेशन शुरू कर देना चाहिए। अन्यथा वस्तुओं को समझाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सिमुलेशन के लिए मुझे समय की कौन सी इकाई चुननी चाहिए, वर्ष, महीना या दिन? इकाई के रूप में दिन चुनने का मतलब होगा अधिक संख्या में आइटम, लेकिन प्रविष्टियां पूरी तरह से यादृच्छिक होंगी। दूसरी ओर वर्षों और महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं और इस प्रकार उच्च मूल्य वाली वस्तुओं को शामिल करने की अधिक संभावना थी। हालांकि पिछले अनुभव ने जियाओ मिंग को बताया कि दैनिक इकाई न केवल दैनिक बातचीत से, बल्कि उन चीज़ों से भी आइटम प्राप्त कर सकती है जिनके बारे में वह उस दिन सोच रहा था। वर्षों या महीनों पर स्विच करने से ऐसा होने की संभावना काफ़ी कम हो गई। जब तक कि यह कोई विशेष परिस्थिति न हो, आखिरकार कौन ऐसा होगा कि किसी वर्ष या महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटना केवल एक क्षणभंगुर विचार हो? फिर भी सिमुलेशन के दौरान विचार भी अप्रत्याशित थे, और 100 वर्षों में यह अवधि उसके दैनिक जीवन में सामना की जाने वाली पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर सकती थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसके अपने फायदे और नुकसान थे। जियाओ मिंग ने धीरे से अपनी उंगलियां चाय की मेज पर टैप की और जल्दी से अपनी पसंद बना ली। जीवन सिम्युलेटर। उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। डिंग, होस्ट के लिए एक सिमुलेशन अवसर का पता चला है। क्या आप सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? जियाओ मिंग ने कुछ हद तक भावुक महसूस किया क्योंकि उसने जवाब दिया, सिमुलेशन शुरू करें। कृपया सिमुलेशन मोड चुनें, वर्ष, महीना, दिन। महीना। डिंग, चयन सफल। सिमुलेशन शुरू होता है। महीना 1, आप सफलतापूर्वक ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में आयाम भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महीना 2, आप गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी औषधीय सामग्री खरीदते हैं, साथ ही आध्यात्मिक कलाओं के विभिन्न स्तरों, संप्रभु दिव्य शरीर साधना विधियों और व्यापारी महाद्वीप में अपने साथियों के बारे में जानकारी भी खरीदते हैं। आपको अपने साथियों के बारे में जानकारी के मामले में कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन आप आध्यात्मिक कलाओं के साथ बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और रक्तछाया आकाशीय शरीर प्राप्त करते हैं, जो कि सॉवरेन आकाशीय शरीर रैंकिंग में 99वें स्थान पर है। महीना 3, आप स्काइलॉ महाद्वीप में पहुंचते हैं, जहां आप पर अचानक एक अज्ञात शक्ति द्वारा हमला किया जाता है। हमलावरों में 3 व्यक्ति हैं जो स्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंच चुके हैं। आप पाते हैं कि उनका लक्ष्य आपकी साथी किंग यांजिंग है। आप इससे खुश नहीं हैं और हमलावरों का सफाया कर देते हैं। किंग यांजिंग की रक्षा करने की प्रक्रिया में आप देखते हैं कि वह आपकी सुरक्षा का आनंद ले रही है। महीना 4, आप अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करना शुरू करते हैं। महीना 5, आपका क्षेत्र एक आत्मा ग्रेड स्वर्गीय संप्रभु के रूप में ठीक हो जाता है और स्वर्गीय संप्रभु क्लेश को ट्रिगर करता है। क्लेश को सफलतापूर्वक पार करने के बाद 2 लेट फेज स्पिरिट ग्रेड स्वर्गीय संप्रभु आपसे मिलने आते हैं। वे आपको स्काइलॉ महाद्वीप में सत्ता संघर्ष के बारे में बताते हैं और कैसे स्वर्गीय संप्रभुओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महीना 60, आपको आखिरकार अपने साथी मिल जाते हैं, लेकिन केवल आपके पूर्वज जियाओ जुवान और आपके ससुर जूकुन ही वहां हैं, जबकि पिल सम्राट गायब है। उलझन में आप कारण के बारे में पूछते हैं। ये पता चलता है कि उनका सामना एक स्पिरिट ग्रेड स्वर्गीय संप्रभु से हुआ था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन भागने में सफल रहे, जबकि पिल सम्राट को उनकी विशिष्टता के कारण पकड़ लिया गया।
चूंकि पिल सम्राट स्वर्गीय सम्राट के लिए बेकार था, इसलिए उसे अपने अधीनस्थों के लिए पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया गया था और यहाँ तक कि एक पिल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। जब तक आपको ये पता चलता है तब तक प्रतियोगिता को काफ़ी समय बीत चुका होता है और यह आशंका है कि पिल सम्राट पहले ही पूरी तरह से भस्म हो चुका है। इस खबर से क्रोधित होकर आप दूसरे पक्ष की सेनाओं के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उस महाद्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां आप उनकी सेनाओं को नष्ट कर देते हैं और उनकी राख को बिखेर देते हैं। आपको 57वीं रैंक वाला सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी, 9 अशुभ जानवर बॉडी, 52वीं रैंक वाला थंडर नेदर 9 एबिस बॉडी, एक दिव्य क्षमता विंड समनिंग आर्ट, एक स्पिरिट ग्रेड पीयरलेस सेंट आर्टिफैक्ट विंड समनिंग फैन और एक और स्पिरिट ग्रेड पीयरलेस सेंट आर्टिफैक्ट विंड अवॉइडिंग बूट्स प्राप्त होते हैं। महीना 75 आप बंद कमरे में साधना कर रहे हैं। महीना 125 आप अपने वर्तमान सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी से बहुत संतुष्ट नहीं हैं और अपना खुद का निर्माण करना शुरू करते हैं। भले ही यह 5 आदिम सेलेस्टियल बॉडी से तुलना न करता हो, लेकिन ये सामान्य बॉडी से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। आप बिना किसी प्रगति के 1 महीने तक एकांत में रहते हैं। महीना 128 आप आधे महीने के चिंतन के बाद अनगिनत स्वर्गीय लपटों के आधार पर असंख्य लपटों को नष्ट करने वाले स्वर्गीय बॉडी का निर्माण करते हैं। आपके अनुमान के अनुसार इस दिव्य शरीर को शीर्ष 30 संप्रभु दिव्य निकायों में स्थान दिया जाना चाहिए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। महीना 150 महाद्वीप भर में परीक्षणों से गुजरने के बाद आपके ससुर जूकुन भी आत्मा ग्रेड स्वर्गीय संप्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं। महीना 232 आप स्वर्गीय न्यायालय के मामलों को संभालने के बाद फिर से एक नया दिव्य शरीर बनाना शुरू करते हैं। अपने पिछले अनुभवों को सारांशित करते हुए और अनगिनत आध्यात्मिक वस्तुओं, कानूनों और अपनी खुद की तकनीकों का उपयोग करके आप असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी बनाते हैं। आपके अनुमान में ये दिव्य शरीर आदिम दिव्य निकायों से ठीक नीचे रैंक करता है। यह अपने भीतर एक दुनिया को विकसित करने के लिए असंख्य आत्माओं का उपयोग कर सकता है और यह महाद्वीपों को निगलकर विकसित हो सकता है। हालांकि आपको लगता है कि इस दिव्य शरीर में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें ठीक से नहीं पहचान सकते। बेशक ये दिव्य शरीर आपके उपयोग के लिए पहले से ही पर्याप्त है। आप मानते हैं कि पर्याप्त महाद्वीपों को निगलने से एक दिन आपके भीतर एक फिर्मामेंट बोर्ड भी हो सकता है। इस विचार से उत्साहित होकर आप निगलने के लिए 10 परित्यक्त महाद्वीप ढूंढते हैं। महीना 340 आप 20 महाद्वीपों को निगलते हैं। महीना 351 आप निगलने के लिए महाद्वीपों की तलाश जारी रखते हैं। इस बीच आपको बेचैनी का एहसास होता है, लेकिन आप इस पर ज्यादा विचार नहीं करते। हालांकि जब आप 5वां महाद्वीप निगल रहे होते हैं तो आप अचानक बिजली की चपेट में आ जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अध्याय 633 3 में से एक चुनें। महीना 352 आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पाते हैं कि आपके भीतर की शक्ति को ठीक करना मुश्किल है क्योंकि एक अकथनीय शक्ति आपको दबा रही है। महीना 353 आपकी चोटें और भी बदतर हो जाती हैं। महीना 387 ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में युद्ध छिड़ जाते हैं। हालांकि जब जियान, मेडुसा, यंग हुआन और किंग यांजिंग स्काइलॉ महाद्वीप की अग्रिम पंक्ति में हैं, स्वर्गीय न्यायालय की रक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप अपनी चोटों के कारण खुद को कुछ हद तक अक्षम पाते हैं। इतने साल बीत जाने के बावजूद न केवल आपकी ताकत में कोई प्रगति नहीं हुई है, बल्कि आपकी युद्ध प्रभावशीलता भी बहुत कम हो गई है, जिससे आप उच्च स्तरीय लड़ाइयों में कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी इस दौरान आपको अपनी चोटों के बारे में स्पष्ट समझ मिलती है और आप ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में फाइंड कुलों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों में घुसपैठ करने के लिए एक एकल मिशन पर निकलने का फैसला करते हैं। महीना 388 आप 17 प्रदूषित महाद्वीपों को पार करते हुए फाइंड कुलों के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, 21 फाइंड रेस का सफाया करते हैं और 32 दानव सम्राटों को मार डालते हैं। फिर आप फाइंड कुलों द्वारा बुरी तरह से घेर लिए जाते हैं। महीना 389 आप कई महाद्वीपों को निगलना जारी रखते हैं और आपकी चोटें आखिरकार ठीक हो जाती हैं। आपकी अटकलें सही साबित होती हैं, फाइंड कुलों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को निगलने से ज़्यादा अस्वीकृति नहीं होती। आप इस अवसर का उपयोग अपने भीतर की अकथनीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए भी करते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर के भीतर क्या पोषित हो रहा है। महीना 390 आप पर 10 काई सम्राटों द्वारा घात लगाया जाता है। खूनी लड़ाई के बाद आप बिना किसी चोट के स्वर्गीय न्यायालय में वापस लौटते हैं। महीना 408 आप स्वर्गीय दुष्ट सम्राट के खिलाफ लड़ते हैं और पूरी तरह से शक्तिशाली स्वर्गीय दुष्ट सम्राट के हाथों मर जाते हैं। मरने से पहले आप अपने शरीर के भीतर छोटी दुनिया की विश्व शक्ति को विस्फोटित करते हैं, स्वर्गीय दुष्ट सम्राट को गंभीर रूप से घायल करते हैं और साथ ही स्काइलो महाद्वीप को बाहरी क्षेत्र में भेजते हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है। ड्राइंग आइटम उपलब्ध विकल्प लेस देन आई एम ब्रून ग्रेटर देन लेस देन संप्रभु दिव्य शरीर साधना विधि असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी गारंटीड ग्रेटर देन लेस देन दिव्य क्षमता पवन सम्मन कला ग्रेटर देन
सिमुलेशन आखिरकार समाप्त हो गया। सिमुलेशन की सामग्री को देखते हुए जियाओ मिंग गहरी सोच में डूब गया। सिमुलेशन ने बहुत सारी जानकारी प्रकट की। वह स्वर्गीय दुष्ट सम्राट के हाथों 408वें महीने में मर गया, जो केवल 34 वर्ष था। इसका मतलब था कि महान हजार दुनिया के पास केवल 34 वर्ष शेष थे। स्वर्गीय दुष्ट सम्राट के हाथों अपनी मृत्यु से जियाओ मिंग आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार एक पूरी तरह से शक्तिशाली स्वर्गीय दुष्ट सम्राट वास्तव में भयानक था। बिना उन अनुचित क्लोनों के जो जबरन रैंकर स्टेज में प्रवेश करने के लिए 5 आदिम आकाशीय पिंडों की खेती करते हैं, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह पूरे सिमुलेशन के दौरान कभी भी महान हजार दुनिया के फर्मेंट बोर्ड के संपर्क में नहीं आया था। ये तथ्य कि वह अभी भी स्वर्गीय दुष्ट सम्राट को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, पहले से ही काफी प्रभावशाली था, या बल्कि काफी शक्तिशाली था। जियाओ मिंग को यह भी लगा कि अगर उसे पर्याप्त सिमुलेशन समय दिया जाता तो वह ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स फिर्मामेंट बोर्ड पर निर्भर हुए बिना स्वर्गीय दुष्ट सम्राट को मार सकता था। दुर्भाग्य से उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि अब जब मेरे पास सिम्युलेटर है तो 34 साल पर्याप्त होने चाहिए। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए जियाओ मिंग ने 3 विकल्पों पर विचार करना शुरू किया। पहला विकल्प आयाम भ्रूण था। इसके कार्य को शायद ही किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। ये किसी को स्वर्गीय संप्रभु चरण में आगे बढ़ने और एक विमान को नियंत्रित करने की अनुमति देता था। हालांकि सिम्युलेटर द्वारा निर्मित आयाम भ्रूण में केवल पूर्व कार्य हो सकता है, फिर भी यह एक मूल्यवान वस्तु थी। थोड़ी किस्मत के साथ कोई भी विमान पर आंशिक नियंत्रण भी प्राप्त कर सकता था। दूसरा विकल्प संप्रभु आकाशीय शरीर था, जिसे उसने सिम्युलेटर में बनाया था, असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी। केवल एक सच्चा संप्रभु ही एक संप्रभु आकाशीय शरीर को परिष्कृत कर सकता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित किया जा सके और एक हाथ की लहर से नष्ट करने और बनाने की शक्ति प्राप्त हो सके। महान हजार दुनिया में संप्रभु आकाशीय पिंड एक संप्रभु के अस्तित्व के प्रतीक के रूप में कार्य करता था, फिर भी उनके बीच रैंक में अंतर थे। जहां तक जियाओ मिंग को पता था, वर्तमान दुनिया में संप्रभु आकाशीय पिंड 99 रैंकों में विभाजित थे। संप्रभु दिव्य निकायों के इन 99 रैंकों में से प्रत्येक रैंक अत्यंत दुर्जेय थी। इसके अलावा उन्हें विकसित करने के तरीके अक्सर कुछ कुलों या शक्तियों के सबसे गुप्त रहस्य होते थे। केवल उनके मूल सदस्यों को ही उन्हें विकसित करने की अनुमति थी। संप्रभु दिव्य निकायों के इन 99 रैंकों से परे अन्य संप्रभु निकाय भी थे। हालांकि ये प्रकार अपेक्षाकृत साधारण प्रतीत होते थे। इनमें से अधिकांश केवल किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा के संघनन के माध्यम से बने थे और उनमें कई विशेष योग्यताएं नहीं थीं, इसलिए वे 99 रैंकों में शामिल होने के योग्य नहीं थे। यदि कोई पूछे कि किसी संप्रभु शक्ति के लिए सबसे आकर्षक क्या था, तो संभवतः वह उन 99 रैंकों में रैंक किए गए संप्रभु दिव्य निकायों की साधना विधियां होंगी। ऐसी साधना विधियों के लिए कुछ संप्रभु शक्तियां कुछ शक्तिशाली कुलों और शक्तियों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए तैयार थीं। कोई कल्पना कर सकता है कि वे इन साधना विधियों को कितना महत्व देते थे। भले ही असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी को प्राइमल सेलेस्टियल बॉडी से नीचे स्थान दिया गया था, लेकिन बाद वाले दुनिया में सबसे शक्तिशाली थे। वे स्वयं दुनिया की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा यदि असंख्य आत्मा के फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी को और अधिक विकसित किया जाता तो इसके भीतर की छोटी दुनिया वास्तव में एक दुनिया की शक्ति रखती। ये तथ्य कि वह अपनी विश्व शक्ति से स्वर्गीय दुष्ट सम्राट को घायल करने में सक्षम था, इसका मतलब था कि यह कोई साधारण छोटी विश्व शक्ति नहीं थी। ये ज्ञात था कि महान हजार दुनिया में दुनिया की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किसी को विश्व इच्छा के अवतार फर्मामेंट बोर्ड पर अपना नाम छोड़ना पड़ता था। हालांकि सिम्युलेटर में इस दिव्य शरीर की खेती करने का उसका अनुभव कठिनाइयों से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि महान हजार दुनिया खुद उसे निशाना बना रही थी। उसके पास यह मानने का अच्छा कारण था कि सिमुलेशन में फर्मामेंट बोर्ड के साथ उसका संपर्क न होना इस दिव्य शरीर की खेती के कारण था। चलो असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी चुने। जियाओ मिंग ने तीसरे विकल्प पर विचार किए बिना ही अपना निर्णय ले लिया। महान हजार दुनिया द्वारा लक्षित किए जाने से ही इस दिव्य पिंड की क्षमता पहले ही साबित हो चुकी थी। जैसे ही वह निर्णय लेने के लिए बैठा, उसके सामने सफ़ेद रोशनी का एक समूह दिखाई दिया। रोशनी के भीतर अजीबोगरीब पैटर्न वाली एक सुनहरी किताब चुपचाप तैर रही थी। इन पैटर्न ने एक अत्यंत प्राचीन और गहन भावना दी, जैसे कि उनमें ब्रह्मांड के रहस्य समाहित हों। जियाओ मिंग ने हाथ बढ़ाया और किताब उसके हाथों में आ गई। उसने किताब को पकड़ते हुए अपने हाथ में एक गर्म चिकनी बनावट महसूस की, जो सोने जैसी थी, फिर भी सोने जैसी नहीं, जैद जैसी फिर भी जैद जैसी नहीं। इसके बाद उसकी आत्मा ने इसे छुआ। भिनभिनाना। अचानक सुनहरी रोशनी की किरणें फूट पड़ीं, जैसे ही जियाओ मिंग की आत्मा ने रहस्यमयी कागज को छुआ। प्रकाश ने एक पर्दा बनाया, जिसके भीतर प्राचीन ग्रंथ धीरे धीरे बहते हुए प्रतीत हुए। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक भव्य और जानी पहचानी आवाज़ गूंज रही हो, जो उसके भ्रमित दिल में ज्ञान की भावना ला रही हो, क्योंकि कुछ अस्पष्ट जानकारी उसके भीतर बह रही हो। अनेक आत्माएं तैरती हुई विश्वदेह।
गड़गड़ाहट। सौ आत्मा महाद्वीप के आकाश के ऊपर अनगिनत काले बादल वज्रपात की तरह इकट्ठे हुए, जैसे कि क्षितिज से भयंकर गड़गड़ाहट की गर्जना हो रही हो। आंशिक रूप से छिपी हुई और आंशिक रूप से दिखाई देने वाली बिजली के बोल्ट सुनहरे ड्रैगन की तरह बादलों को चीरते हुए एक भयानक दबाव छोड़ते हैं। और इस सब के केंद्र में सौ आत्मा शाही शहर था। सौ आत्मा शाही शहर के भीतर सभी आंखें ऊपर की ओर देख रही थीं, उनके भाव अनायास ही बदल रहे थे। हर कोई बिजली के समुद्र के भीतर अत्यंत भयानक क्रूरता को महसूस कर सकता था। ये क्यों हो रहा है? ये बुरा है। अगर यह आंधी आती है तो सौ आत्मा शाही शहर में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जल्दी करो, सौ आत्मा राजा से कहो कि वह उत्तरी गहन महल के महल मास्टर से हस्तक्षेप करने के लिए कहे। जब सभी घबरा गए तो ऊपर की बिजली अपना लक्ष्य खोजने में असमर्थ लग रही थी और धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, जिससे सभी पूरी तरह से भ्रमित हो गए। सराय के अंदर जियाओ मिंग की चेतना पहले ही जागृत हो चुकी थी। अब वह असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी की साधना से परिचित था। ये वास्तव में महान हजार दुनिया द्वारा लक्षित एक दिव्य शरीर होने के योग्य था। ये बिल्कुल भयानक था। ऐसे दिव्य शरीर की साधना के लिए एक शर्त थी, व्यक्ति को एक विमान का स्वामी होना चाहिए और दुनिया के स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझना चाहिए। फिर व्यक्ति को आध्यात्मिकता के आधार पर एक वस्तु ढूंढनी थी और उसके भीतर एक दुनिया के प्रोटोटाइप को उकेरने के लिए नियमों का उपयोग करना था। ये कदम महान हजार दुनिया में 99% लोगों को खत्म कर सकता था। इसके अलावा ये केवल नींव थी। असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी को पूरी तरह से बनाने के लिए इसे विशेषताओं के साथ अनगिनत स्वर्गीय खजाने और इसके आंतरिक भाग को भरने के लिए एक महाद्वीप की आवश्यकता थी, इससे पहले कि यह वास्तव में लगातार बढ़ सके। कोई कल्पना कर सकता है कि आदिम आकाशीय निकायों के बराबर स्तर तक बढ़ने के लिए इसे कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि महान हजार दुनिया ने इसे लक्षित किया। बिजली गिरने से सीधे न मरना विश्व इच्छा द्वारा पहले से ही नर्म माना जाता था। बेशक भले ही दिव्य शरीर की साधना के लिए अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता होती है और लक्षित होने का जोखिम होता है, लेकिन जियाओ मिंग का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 634 उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप। मास्टर, किंग टैन की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई, जिसने जियाओ मिंग की सोच को बाधित किया। अंदर आओ। एक चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुला और किंग टैन और किंग यानजिंग अंदर चले गए। मास्टर, क्या आपने इसे देखा? बाहर का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, लगभग एक दैवीय दंड की तरह। किंग टैन ने अंदर आते ही तुरंत कहा, मैंने इसे देखा, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं है। बिजली जल्दी से गायब हो गई, है न? जियाओ मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मामले को हल्के से अनदेखा करते हुए, क्या आपको बाहर रहते हुए कोई और खबर मिली? किंग यानजिंग जियाओ मिंग के बगल में बैठ गई। 100 आत्मा शहर काफी जीवंत है, लेकिन ये 100 आत्मा राजवंश 100 आत्मा महाद्वीप पर दूर से शासन करने के लिए पूरी तरह से उत्तरी गहन संप्रदाय पर निर्भर करता है। 100 आत्मा महाद्वीप के भीतर कई शक्तियों के बावजूद विकास की शायद ही कोई संभावना है। हालांकि 100 आत्मा महाद्वीप के पीछे उत्तरी गहन महल वास्तव में एक महाशक्ति है जिसे आसानी से उकसाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इस 100 आत्मा राजा की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। किंग यानजिंग ने जियो मिंग के लिए चाय डालने की पहल की और फिर उसने जो अफवाहें सुनी थीं उन्हें साझा करना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस पीढ़ी का 100 आत्मा राजा उत्तरी गहन महल का सबसे बड़ा अपव्ययी है। उसके पिता उत्तरी गहन महल के महल मास्टर किन बेक्सुआन हैं और उसकी मां सौफूल संप्रदाय की संप्रदाय मास्टर लियू बेहुआ हैं। उत्तरी गहन महल और सौफूल संप्रदाय दोनों ही महान हजार दुनिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में महाशक्तियां हैं। किन बेक्सुआन और लियू बेहुआ दोनों ही अपने समय के असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वर्गीय संप्रभु अवस्था को तोड़ दिया था और इस उत्तर पश्चिमी भूमि में उन्हें दिग्गज माना जाता है। फिर भी इन दो दिग्गजों ने ऐसे अपव्ययी बेटे को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि 100 आत्मा राजा अभी तक पृथ्वी संप्रभु अवस्था को तोड़ने में भी कामयाब नहीं हुए हैं। वास्तव में संसाधनों और प्रतिभा की बर्बादी है। जियाओ मिंग किंग यानजिंग के शब्दों से पूरी तरह सहमत थे। यद्यपि महान सहस्त्र विश्व में डुकुई महाद्वीप के समान नियम नहीं थे, जहां डू भगवान की शक्ति की सफलता उनके पूरे कबीले को उन्नत कर सकती थी, फिर भी अधिकांश शक्तिशाली साधकों के वंशजों को उनकी साधना प्रतिभा विरासत में मिलती थी। ऐसी स्थिति का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र बहुत ही खराब था। साधना की ओर थोड़ा भी झुकाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में पृथ्वी संप्रभु अवस्था को पार करने में विफल नहीं होगा। बेशक इससे ये भी संकेत मिलता है कि जियाओ जुवान और अन्य लोग वास्तव में इस क्षेत्र में नहीं उतरे थे। अन्यथा पिल सम्राट संभवतः स्थानीय सांप किन बेक्सुआन के हाथों में पड़ जाता। ऐसी अच्छी चीज़ निस्संदेह उसके पसंदीदा बेटे को दी जाएगी और वह उसे खाने के लिए हर तरह से कोशिश करेगा। हालांकि 100 आत्मा राजा की वर्तमान स्थिति किसी को भी अपना सिर हिलाने के लिए पर्याप्त थी। ये छोड़ने और सुपर टेलीपोर्टेशन सरणी के स्थान पर जाने का समय है।
जियाओ मिंग 2 महिलाओं के साथ सुपर टेलीपोर्टेशन सरणी में पहुंची। किंग यांजिंग द्वारा सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की राशि का भुगतान करने के बाद ही वे सुरक्षा जांच से आसानी से गुजरने में सक्षम थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि जियाओ मिंग के पास सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की एक भी बूंद नहीं थी। सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड को ग्रेट 1000 वर्ल्ड की हार्ड करेंसी माना जाता था। यह एक ऐसा लिक्विड था जिसे सॉवरेन केवल एक बूंद प्रति माह की दर से संघनित कर सकते थे। टेलीपोर्टेशन एरे से पहले टेलीपोर्टेशन को नियंत्रित करने के प्रभारी एक बुजुर्ग पूछताछ करने के लिए आए। आप तीनों किस महाद्वीप पर जाने की योजना बना रहे हैं? उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप, जियाओ मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। स्पष्ट रूप से उसने पहले से ही इस गंतव्य की योजना बना ली थी। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, फिर एरे के एक विशिष्ट भाग की ओर चला गया जहां एक गठनांक स्थित थी और निर्देशांक समायोजित करने के लिए एक कंपास निकाला। उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप केवल उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी समग्र शक्ति 100 आत्मा महाद्वीप की तुलना में भी तुलनीय नहीं है। आप वहां किस लिए जा रहे हैं? जैसे ही एल्डर ने टेलीपोर्टेशन एरे को एडजस्ट किया, किंग यांजिंग ने उस पर एक हैरान नज़र डाली। उसके नज़रिए से जियाओ मिंग की प्राथमिकता एक ऐसी जगह ढूंढने की होनी चाहिए जहां वह जल्दी से ग्रेट 1000 वर्ल्ड की खेती प्रणाली में संक्रमण कर सके, जिससे उसे अपनी चोटों को ठीक करने में भी मदद मिलेगी। मुझे उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप से लगाव महसूस होता है। जियाओ मिंग की रहस्यमयी मुस्कान ने किंग यांजिंग को अपने होंठ सिकोड़ने और अपनी मुठ्ठियां कसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें ढीला छोड़ दिया। वास्तव में, अगर आप कोई कारण गढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम उसे विश्वसनीय तो बनाए। कितना नीरस! वह संप्रभु आकाशीय पिंड जो मैं आपको देने की योजना बना रहा था, वह चला गया। मास्टर फिर से किसी को चिढ़ा रहे हैं। किंग टैन ने चुपके से किंग यांजिंग के थोड़े फूले हुए गालों पर नजर डाली, जबकि वह अपने दिल में बोल रही थी। उसके गुरु बाहर से बहुत गंभीर लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह अंदर से शरारत से भरे हुए थे। ये बार बार साबित हुआ था, खासकर कई बार जब उसने उसे और उसकी बहन हुआन को तियान जुवान महाद्वीप में राक्षसी जानवरों के समूहों में फेंक दिया था, सभी प्रशिक्षण के नाम पर। इस समय तक टेलीपोर्टेशन सरणी को समायोजित किया गया था और उनमें से 3, प्रत्येक एक अलग अभिव्यक्ति के साथ सरणी में चले गए। चमकीले प्रकाश के विस्फोट के साथ उनकी आकृतियां अपने मूल स्थान से गायब हो गईं, जो 100 आत्मा महाद्वीप से उनके प्रस्थान को चिन्हित करती हैं। हालांकि महान हजार दुनिया के भीतर महाद्वीपों की एक अंतहीन संख्या थी, उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप अभी भी सबसे चमकदार लोगों में से एक था। और उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप की चमक का स्रोत उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी थी। महान हजार दुनिया इतना विशाल और इसमें अनगिनत वर्षों की विरासत वाले कई कबीले और कुलीन ताकतें शामिल थीं, जो सभी बेहद गोपनीय थीं। हालांकि आध्यात्मिक अकादमी प्रणाली इन गुप्त विरासतों से अलग थी और इसे विशेष रूप से उभरती हुई प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस तरह कई शक्तियों द्वारा इसकी अत्यधिक मांग की गई थी। उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी महान हजार दुनिया के भीतर व्यापक रूप से ज्ञात 5 महान अकादमियों में से एक थी, जहां कई युवा प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं। उनके प्रत्येक छात्र अपनी शानदार प्रतिभा को प्रकट करेंगे क्योंकि वे महान हजार दुनिया के भीतर चमकदार शक्तियों में से एक बनने की राह पर चल पड़े। इस प्रकार उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के लिए उच्च प्रतिष्ठा होना पूरी तरह से सामान्य बात थी, भले ही उसके पास पृथ्वी संप्रभु चरण से परे कोई शक्ति न हो। आखिरकार एक आध्यात्मिक अकादमी केवल उस शक्ति पर निर्भर नहीं थी जो उसने खुले तौर पर प्रदर्शित की थी। हर कोई जानता था कि एक आध्यात्मिक अकादमी द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति केवल हिमशैल का सिरा थी। उनकी असली भयानक शक्ति ये दृश्यमान शक्ति नहीं थी, बल्कि वह छिपी हुई शक्ति थी जिसे उन्होंने छिपाया था। हजारों वर्षों में उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमियों से कई शक्तिशाली लोग निकले। उनमें से कुछ शक्तिशाली लोग थे जो कभी शिखर पर थे। हालांकि वे पहले ही उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी छोड़ चुके थे और शायद किसी बल या क्षेत्र के नेता बन गए थे, लेकिन उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के साथ उनके बंधन को खत्म करना असंभव था। भले ही वे सामान्य परिस्थितियों में कुछ भी न करें, जैसे ही उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के खत्म होने का खतरा होता, कोई भी अकादमी के भीतर छिपी भयानक शक्ति को देख सकता था। यह उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी का आत्मविश्वास और शक्ति थी। शायद यह महान हजार दुनिया के भीतर सबसे मजबूत शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन इसके कनेक्शन के नेटवर्क ने अनगिनत प्राचीन जातियों और कुलीन बलों को इसे अपमानित करने से सावधान कर दिया। उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि इन स्थानों से उभरने वाले प्रतिभाशाली लोग अक्सर इन 5 महान अकादमियों में से एक में अध्ययन करना चुनते हैं। जब जियाओ मिंग और उनके साथी विशाल टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करते हैं तो उन्हें चक्कर आने का अनुभव होता है। स्थानिक टेलीपोर्टेशन के कारण होने वाली यह अनुभूति लंबे समय तक नहीं रहती। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर स्थिर हो गए हैं और उनकी आंखों के सामने की रोशनी अचानक तेज हो गई। जियाओ मिंग और उनके साथी लगभग 3000 मीटर व्यास वाले एक विशाल पत्थर के मंच पर दिखाई दिए।
मूल रूप से खाली पत्थर का मंच तुरंत आकृतियों से भर गया। जैसे ही उन्होंने आगे देखा, उन्हें एक भव्य और प्रभावशाली दृश्य दिखाई दिया। ये भूमि का एक अंतहीन विस्तार था। जमीन पर एक दूसरे से जुड़े कई साधना हॉल थे। कभी कभी झरने पहाड़ों से नीचे उतरते थे और धुंध की भव्य लहरें निकलती थीं। उनके सामने का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। इस प्रकार भले ही जियाओ मिंग और अन्य जिस पत्थर के मंच पर खड़े थे वह काफी विशाल था, लेकिन उनके सामने के दृश्य की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। हम उत्तरी स्वर्ग शहर में पहुंच गए हैं। ये वहाँ उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी होनी चाहिए, है न? इसकी भव्यता इसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। जियाओ मिंग ने दूर तक देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, जहाँ विशाल भूमि के ऊपर एक विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ी थी। पहाड़ का आकार असामान्य था, जो अपने पंख फैलाए हुए पक्षी जैसा था। पक्षी के आकार के पहाड़ से पूरे क्षेत्र में दमन की एक अवर्णनीय भावना छा गई। उत्तरी स्वर्ग शहर उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल शहर था, जो पूरे उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में बेहद प्रसिद्ध था। यह उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के लिए रक्षा की पहली परत के रूप में कार्य करता था। यही कारण है कि जियाओ मिंग शहर के भीतर से उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के एक हिस्से की एक झलक पाने में सक्षम था। किंग यांजिंग और किंग टैन ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और कई युवा पुरुषों और महिलाओं को देखा जो स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक अकादमी के छात्र थे। क्या हम उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी जा रहे हैं? अध्याय 635 व्हाइट ड्रैगन हिलॉक। नहीं, हम डेमोनिक ड्रैगन पैलेस नामक एक शक्ति की तलाश कर रहे हैं। उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में केवल एक ही चीज थी जो जियाओ मिंग की रुचि जगा सकती थी, और वह थी आयाम ब्रून के बारे में जानकारी। यह आयाम ब्रून कैसे आया? इसने अनिवार्य रूप से उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के भीतर एक निश्चित शक्ति को जन्म दिया। वास्तव में वह शक्ति डेमोनिक ड्रैगन पैलेस थी। डेमोनिक ड्रैगन पैलेस एक बार उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में फला फूला, यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए पूरी तरह से उस पर हावी हो गया और इसे अन्य महाद्वीपों पर हमला करने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया। ऐसी परिस्थितियों में पारलौकिक उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी स्वाभाविक रूप से डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के लिए एक कांटा बन गई। यह एक ऐसी इकाई बन गई जिसे हटाना पड़ा। उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के केंद्र में दो ताकतों के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। हालांकि उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी की गहन विरासत के साथ डेमोनिक ड्रैगन पैलेस स्पष्ट रूप से इसका मुकाबला नहीं कर सका। डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के भीतर गद्दारों की उपस्थिति के साथ उनकी कुल्हार अपरिहार्य थी। अब वे केवल छाया में छिप सकते थे। उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम एक बल अचानक उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में क्यों उभर आया? सबसे पहले उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी शिक्षा पर केंद्रित थी और उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप पर हावी होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरा, डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के विभिन्न संस्थापक साधारण लोग नहीं थे। वे सभी निचले तल से शक्तिशाली लोग थे जिन्होंने आयामों के बीच की बाधा को तोड़ दिया था। ये व्यक्ति कई विरासत प्राप्त करने के लिए भी काफी भाग्यशाली थे। अगर उन्होंने उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी को चुनौती देने पर जोर नहीं दिया होता तो आसपास के महाद्वीपों की स्थिति काफी अलग हो सकती थी। ये निचले तल के शक्तिशाली लोग सामान्य साधनों के माध्यम से महान हजार दुनिया में नहीं आए थे। उनके विमान पर फाइंड कुलों के रक्त फाइंड जनजाति का कब्जा था और वे मदद लेने के लिए ही महान हजार दुनिया में आए थे। यिमो जनजाति की तरह ही ब्लड फियन जनजाति ने भी निचले तल पर कब्जा कर लिया था, जिसका कारण आयाम ब्रून को प्राप्त करना था। इस प्रकार राक्षसी ड्रैगन पैलेस को खोजकर वे उनका उपयोग उस विमान का पता लगाने के लिए कर सकते थे और परिणामस्वरूप आयाम ब्रून। जियाओ मिंग इन विवरणों को जानता था, लेकिन किंग यांजिंग और किंग टैन को उन्हें समझाना मुश्किल था। आखिरकार वह अभी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में आया था, इसलिए उसने बस समझाने का विकल्प नहीं चुना। भ्रम से भरे चेहरे के साथ किंग यांजिंग उससे पूछना चाहती थी कि वह राक्षसी ड्रैगन पैलेस की तलाश क्यों कर रहा था, लेकिन खुद को शब्दों के लिए खोया हुआ पाया। उसे लगभग उसके उस रहस्यमय सुंदर चेहरे को चुटकी लेने की इच्छा हुई। ... व्हाइट ड्रैगन हिलॉक उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के केंद्र से थोड़ा पश्चिम में स्थित था। उस समय ये राक्षसी ड्रैगन पैलेस और उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के बीच संघर्ष का युद्ध क्षेत्र था। उस सदियों पुरानी धरती को हिला देने वाली लड़ाई के दौरान अनगिनत विशेषज्ञ यहाँ मारे गए। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि गिरने वालों में एक सॉवरेन स्टेज विशेषज्ञ भी था। जब वे विशेषज्ञ गिरे तो उन्होंने अपना सब कुछ यहीं दफना दिया। तब से अनगिनत खजाने की खोज करने वाले स्वर्ग में चढ़ने का मौका पाने की उम्मीद में इस क्षेत्र में आते रहे हैं। जैसे जैसे अधिक लोग आते गए, एक प्राकृतिक सभा स्थल बनता गया और व्हाइट ड्रैगन सिटी व्हाइट ड्रैगन हिलॉक पर सबसे बड़ा शहर बन गया। व्हाइट ड्रैगन सिटी के आसपास सैकड़ों मील के भीतर का इलाका सिटी लॉर्ड के नियंत्रण में था, जिसके पास स्वर्गीय परिवर्तन चरण की शक्ति थी। व्हाइट ड्रैगन सिटी के विशाल प्रवेश द्वार पर लोगों की निरंतर धारा ने एक हलचल भरा दृश्य बनाया। जीवंत शोर ने किंग टैन को जियाओ मिंग के करीब जाने पर मजबूर कर दिया। अपने गुरु की बांह को पकड़ते हुए उसने उत्सुकता से उन रीति रिवाजों और संस्कृति को देखा जो तियानजुआन महाद्वीप से अलग थे।
किंग यांजिंग ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की एक व्यक्ति और एक प्राचीन कबीले की विलक्षण प्रतिभा के लिए व्हाइट ड्रैगन सिटी कोई नई बात नहीं थी, बल्कि वह कुछ हद तक हैरान थी। इस शहर में सबसे शक्तिशाली केवल स्वर्गीय परिवर्तन चरण पर है। अगर हम राक्षसी ड्रैगन पैलेस की खोज कर रहे हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? इसकी वर्तमान स्थिति के बावजूद राक्षसी ड्रैगन पैलेस एक बार उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। निश्चित रूप से उनके पास अपने रैंकों के भीतर एक संप्रभु चरण विशेषज्ञ होना चाहिए, है ना? डेमोनिक ड्रैगन पैलेस को सीधे खोजना बहुत परेशानी भरा होगा। व्हाइट ड्रैगन हिलॉक में एक बड़ी लड़ाई हुई थी और व्हाइट ड्रैगन सिटी के भीतर डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का एक अंडरकवर एजेंट है। हम उन्हें सीधे ही ढूंढ सकते हैं, जियोमिंग ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या आप ये भी जानते हैं? क्या तुम सच में एक लोअर प्लेन पावरहाउस हो जो अभी अभी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में प्रवेश कर चुकी हो? किंग यांजिंग ने कुछ हद तक हताश होकर पूछा। मेरे पास कुछ विशेष योग्यताएं हैं, जियाओमिंग ने दोनों महिलाओं को शहर में ले जाने से पहले अपनी सामान्य लापरवाही के साथ उत्तर दिया। शहर के अंदर और भी अधिक हलचल थी। जियाओमिंग और उसके साथियों ने रास्ते में काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। एक सुंदर आदमी और सुंदर महिलाएं जहां भी जाती हैं, हमेशा लोगों की निगाहें अपनी ओर खींचती हैं। हालांकि कुछ ही समय में वे तीनों भीड़ के बीच से गायब हो गए। सिटी लॉर्ड की हवेली के अंदर एक प्राचीन दिखने वाले अध्ययन कक्ष में एक लंबा और प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने काम में गहराई से तल्लीन था। अचानक उसने ऊपर देखा और अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ दरवाजे को घूरने लगा। उसे पता नहीं था कि जो दरवाजा सुरक्षित रूप से बंद था वह अब खुला था। इसके अलावा वहां एक बहुत ही सुंदर आदमी खड़ा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे दो युवतियां खड़ी थीं। उसे, तुम वहां कब पहुंचे? व्हाइट ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड को अनजाने में ही पसीना आ गया। बिना किसी को पता लगे वहां खड़े रहना निस्संदेह एक विशेषज्ञ की निशानी थी। एक सच्चा विशेषज्ञ। तो यह वह तथाकथित अंडरकवर एजेंट है जिसका तुमने उल्लेख किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्हाइट ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड खुद होगा। जब सिटी लॉर्ड ने सुंदर आदमी के साथी को ये कहते हुए सुना तो उसने अंदर ही अंदर आह भरी और उसे पता चल गया कि मुसीबत आने वाली है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ गई और उसने अचानक मेज पर जोर से पटक दिया। उसकी उंगलियां उस युवती की ओर पहुंच गईं जिसने अभी अभी बात की थी। राक्षसी ड्रैगन फाड़ने वाला पंजा। दहाड़, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उछाल एक विशाल काले ड्रैगन पंजे में बदल गया। पंजा अपनी हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड से पहाड़ों को चीरने में सक्षम लग रहा था। स्वूश! फिर भी इस काले ड्रैगन पंजे को एक पतले हाथ से आसानी से कुचल दिया गया। उसके बाद सिटी लॉर्ड के हमलावर हाथ पर हल्का सा प्रहार किया गया जिससे वह एक दयनीय चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कि किसी सांप ने उसके 7 इंच के महत्वपूर्ण हिस्से पर प्रहार किया हो। हिंसा का सहारा क्यों लिया? सिटी लॉर्ड ने जमीन पर लेटे हुए सुंदर आदमी की विनम्र आवाज़ सुनी। मैं बस किसी को खोजने में आपकी सहायता चाहता था। मैं इस स्थिति के लिए क्षमा चाहता हूँ। इन शब्दों ने सिटी लॉर्ड को खून थूकने के लिए मजबूर कर दिया। आपने आते ही मेरा भेद खोल दिया। मैं प्रतिक्रिया कैसे न कर सकता था? वह जोर से गाली देना चाहता था लेकिन उसके हाथ में तीव्र दर्द असहनीय था। हालांकि इसने उसे आगंतुक की जबरदस्त ताकत का एहसास भी कराया। इसलिए उसने महसूस किया कि सबसे अच्छी बात जो वह कर सकता था वह थोड़ा सहयोग करना था। दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए उसने एक मजबूर चापलूसी भरी मुस्कान निकाली। मैं अंधा था जो माउंट ताई को नहीं पहचान पाया। कृपया मुझे छोड़ दें महामहिम। खुद को होशियार समझो। किंग यांजिंग जियाओमिंग के करीब चली गई और धीरे से फुफकारने लगी। उसकी टिप्पणी पूरी तरह से इसलिए थी क्योंकि इस आदमी का हमला उस पर लक्षित था जो उसे उनमें से सबसे कमज़ोर लगता था। वह होशियार कैसे नहीं हो सकता था? मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। मुझे बताइए कि महामहिम क्या चाहते हैं और अगर वह मेरे पास है तो बेझिझक ले लीजिए। हम यहाँ आपकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं हैं। खड़े हो जाए। जियाओमिंग ने अपना हाथ हिलाया और सिटी लॉर्ड ने तुरंत महसूस किया कि उसकी बांह का दर्द गायब हो गया है। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आपकी दया के लिए धन्यवाद महामहिम। बहुत हो गया मजाक। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ। जियाओमिंग ने उसकी ओर देखा और उसे रोक दिया। तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नगर प्रभु ने जल्दी से पूछा। व्हाइट ड्रैगन हिलॉक के भीतर स्थित डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के मोहरे के रूप में आपको ब्लैक ड्रैगन से संपर्क करने में सक्षम होना चाहिए, सही है? हाँ। सिटी लॉर्ड थोड़ा हैरान था लेकिन उसने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे यहाँ बुलाओ। आपको उसकी यात्रा का कारण जानने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है न? अध्याय 636 ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन। निर्देश देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी स्थिति में व्हाइट ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से कोई चुटकुला नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपना हाथ भींच लिया और उनकी हथेली में काली रोशनी की एक किरण दिखाई दी। प्रकाश एक ड्रैगन की आंख के आकार के काले मनके में संघनित हो गया। क्रैक!
सिटी लॉर्ड ने रहस्यमय काले मनके को संघनित होते ही तेजी से कुचल दिया। धमाका! मनके के कुचलते ही अचानक ऊर्जा का एक भयानक उछाल फैल गया। उसके बाद उस उतार चढ़ाव के साथ प्रकाश का एक काला स्तंभ आकाश में उछला। इसकी दमनकारी शक्ति ने उनके चारों ओर के स्थान को घेर लिया। प्रकाश के काले स्तंभ के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे एक काली आकृति उभरी और धीरे धीरे आगे बढ़ी, जिससे उसके पैरों के नीचे का स्थान कांप उठा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम छिपे रहो और मुझे तब तक परेशान मत करो जब तक कि कोई महत्वपूर्ण बात न हो। तुम्हारे पास इसके लिए एक अच्छा स्पष्टीकरण होना चाहिए। काली आकृति के प्रकट होते ही एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। व्हाइट ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड ने अपनी आंखों में श्रद्धा और भय के मिश्रण के साथ काली आकृति को देखा। वह संपर्क नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा न करने पर आज उसकी मृत्यु हो सकती है। जब उसने सिटी लॉर्ड की डरपोक निगाह देखी तो काली आकृति को आखिरकार कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। जियाओ मिंग और उसके दो साथियों का सामना करते हुए उसे कुछ अनुमान लगा। क्या तुम ही मुझे ढूंढ रहे हो? जियाओ मिंग ने उस आकृति को देखा जो काले लबादे में लिपटी हुई थी और मध्यम आयु की लग रही थी और उसके बाल थोड़े सफ़ेद हो रहे थे। उसकी आंखें दो काले छेदों की तरह थीं, एकदम काली और अथाह। इस समय अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ वह सबसे अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात थी। जिस किसी का अंडरकवर एजेंट उजागर हो गया हो, उसका मूड शायद ही अच्छा हो। यदि स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने शायद पहले ही कार्रवाई कर दी होती। फिर भी बिना कोई कदम उठाए ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन की निगाह के नीचे एक अवर्णनीय दबाव हवा में भर गया। इस दमनकारी शक्ति के तहत किंग टैन और सिटी लॉर्ड ने महसूस किया कि उनके शरीर भारी हो गए हैं और यहाँ तक कि उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा भी जमने के संकेत दे रही थी। अपनी आस्तीन को हिलाते हुए और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जियाओ मिंग ने भयानक दमन को तोड़ दिया और कहा, आप निश्चित रूप से ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन होंगे। हम वास्तव में आज आपको खोजने आए हैं। ओह, किस उद्देश्य से? ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये देखते हुए कि राक्षसी ड्रैगन पैलेस की प्रतिष्ठा उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप को एकजुट करने की उनकी खोज में सभी प्रमुख ताकतों के बीच कीचड़ में घसीटी गई थी, वह कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई अब उसे क्यों खोजेगा। तुम्हें बचाने के लिए। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन को ये हास्यास्पद रूप से बेतुका लगा और वह जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, ये वास्तव में मनोरंजक है। तुम हमें बचाओ। राक्षसी ड्रैगन पैलेस को बचाने की जरूरत नहीं है। मैं राक्षसी ड्रैगन पैलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस निचले तल की बात कर रहा हूँ जहाँ से तुम महान हजार दुनिया में आने से पहले आए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन की हंसी अचानक रुक गई। शायद उसकी भावनाओं में तेजी से आए बदलाव के कारण उसके चेहरे के भाव अजीब तरह से अजीब हो गए। तुमने ये कहाँ से सीखा? जियाओ मिंग ने जवाब में सिर्फ हल्की मुस्कान दी। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसे 80% यकीन था कि व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन, उस गद्दार ने उनकी उत्पत्ति का खुलासा किया होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर यह पता चल गया तो क्या फर्क पड़ता है? ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने जियाओ मिंग और उसकी दो महिला साथियों पर नजर डाली। एक अर्ध सॉवरेन थी और दूसरी आत्मा मंच पर थी। केवल सुंदर आदमी ने उसकी दमनकारी आभा को तोड़ा था, जिससे वह कुछ हद तक रहस्यमय हो गया था। फिर भी ये सोचना कि वे केवल इसी से अपना विमान बचा सकते हैं, पूरी तरह से भ्रमपूर्ण था। इस प्रकार ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने उपहास किया और जियाओ मिंग को उसके अनुमान के लिए दंडित करने वाला था, जब एक जबरदस्त दबाव, इतना मजबूत कि यह उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गया, बाद वाले से आगे बढ़ा। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने अपने घुटनों को मुड़ता हुआ महसूस किया और एक धमाके के साथ उसने खुद को उनके सामने घुटने टेकते हुए पाया। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन, सिटी लॉर्ड पूरी तरह से हैरान था। उसने अभी क्या देखा था? उसने अभी ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन को देखा था, जिसने कभी उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप को एकीकृत किया था, घुटने टेकते हुए। किंग यांजिंग और किंग टैन बहुत शांत दिखाई दिए। उनके सामने जो दृश्य सामने आया उससे वे आश्चर्यचकित नहीं हुए। जियाओ मिंग ने ब्लैक ड्रैगन को देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें विश्वास नहीं है कि इस सम्राट में ताकत की कमी है ना? ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसके सॉवरेन सागर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा घूम रही थी, क्योंकि वह दमनकारी बल से मुक्त होने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि कुछ देर तक पूरी ताकत से संघर्ष करने के बाद ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन को एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उसे यकीन हो गया, उसके सामने वाले व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता। महामहिम, मुझे लगता है कि हम इस मामले पर आगे चर्चा कर सकते हैं। मैं अंधा था कि मैंने माउंट ताई को पहले नहीं पहचाना। कृपया मेरी अज्ञानता को माफ करें, ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने कहा, मुश्किल से जमीन पर घुटने टेकते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। इन कुछ हद तक परिचित शब्दों को सुनकर किंग यांजिंग ने अपने बगल में भयभीत और अभिभूत सिटी लॉर्ड को देखा।
ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे एक ही बल के थे, यहाँ तक कि उनकी दया की दलीलें भी एक जैसी थीं। लेकिन वे जितने समान थे उतने ही प्रभावी भी साबित हुए। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि उसका शरीर आराम कर रहा है क्योंकि दबाव हट गया है, जिससे वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बेशक पिछली घटना के बाद ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने जियाओ मिंग की क्षणिक आराम का फायदा उठाकर चुपके से हमला करने के बारे में सोचा भी नहीं था। उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर साफ था, वह बिना किसी की उंगली उठाए ही स्थिर हो गया था। हालांकि इस घटना ने उसे एहसास दिलाया कि जियाओ मिंग द्वारा उनके विमान को बचाने का उल्लेख केवल बातचीत नहीं थी, इसने उसके दिल में उत्सुकता की चिंगारी जला दी। महामहिम ने हमारे विमान को बचाने का जिक्र किया। क्यों? ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने सावधानी से पूछा। वास्तव में, जियो मिंग ने सिर हिलाया, आपको आगे और जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य आपके विमान का आयाम भ्रूण है। हालांकि वह आयाम भ्रूण की परवाह किए बिना जल्द या बाद में फाइंड कुलों से निपट लेता, आयाम भ्रूण प्राथमिक कारण बना रहा। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं थी। आयाम भ्रूण। किंग यांजिंग का चेहरा सूक्ष्म रूप से बदल गया क्योंकि उसने इस शब्द को सुनते ही जियाओ मिंग की ओर चुपके से देखा। चूंकि वह पूर्ण पृथ्वी संप्रभु अवस्था में थी, इसलिए वह अच्छी तरह से जानती थी कि आयाम भ्रूण क्या है। यह एक दिव्य वस्तु थी जो किसी को स्वर्गीय संप्रभु अवस्था में आगे बढ़ाने में सक्षम थी। निश्चित रूप से ऐसी जानकारी से अवगत कोई भी व्यक्ति इसे छिपाए रखेगा, है न? फिर भी जियाओ मिंग ने बिना किसी आरक्षण के उसके सामने इसका खुलकर उल्लेख किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह? किंग यांजिंग ने अपने दिल में सोचा। उसकी आंखें जियाओ मिंग के सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थीं और उसके गालों पर गुलाबी रंग फैल गया था। भले ही वह दिखने के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थी, लेकिन उसने ये स्वीकार करना कि जियो मिंग की सार्वभौमिक रूप से आकर्षक उपस्थिति निश्चित रूप से उसके स्वाद के अनुकूल थी। किंग यांजिंग की आंतरिक उथल-पुथल को किसी ने नहीं देखा। जब ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने आयाम भ्रूण के बारे में सुना तो वह शुरू में चौंक गया, लेकिन जल्द ही समझ गया। वास्तव में यह आयाम भ्रूण के लिए होना चाहिए था, अन्यथा इतनी बड़ी हस्ती उसे क्यों खोजेगी? वास्तव में ऐसा नहीं था कि जब वे पहली बार ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में पहुंचे तो उन्होंने अपने विमान को बचाने के लिए दूसरों से मदद लेने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप की ताकत बस इतनी ही थी, उनके अपने विमान से ज्यादा मजबूत नहीं थी। अन्य विमानों की ताकतें, विशेष रूप से मजबूत वाले, उन्हें दिन का समय भी नहीं देते थे, चाहे वे कितनी भी विनती करें। इससे उनके पास खुद को मजबूत करने और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए महाद्वीपों में युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि ये रास्ता भी तब नष्ट हो गया जब उस आदमी व्हाइट ड्रैगन ने राक्षसी ड्रैगन पैलेस को धोखा दिया। चोट पर नमक छिड़कते हुए उसने दावा किया कि उसने बदला लेने के लिए विश्वासघात किया था तथा अन्य लोगों पर सही रास्ते से भटकने का आरोप लगाया। इन शब्दों ने ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन को इतना क्रोधित कर दिया कि वह उसे पीट पीट कर मार डालना चाहता था, और वास्तव में उसने ऐसा किया भी। दुर्भाग्य से, हालांकि व्हाइट ड्रैगन मारा गया, लेकिन उसने एक आकस्मिक योजना पीछे छोड़ दी। राक्षसी ड्रैगन पैलेस का कीमती खजाना, महान मेरू राक्षसी स्तंभ, उसकी वजह से खो गया। अब जब राक्षसी ड्रैगन पैलेस को छिपने के लिए मजबूर किया गया था, तो ब्लैक ड्रैगन की घर लौटने और बदला लेने की इच्छा एक दूर का सपना बन गई। अध्याय 637, निष्ठा प्राप्त करना और किंग टैन का संप्रभु आकाशीय शरीर। ब्लैक ड्रैगन संप्रभु को खुशी हुई जब एक शक्तिशाली व्यक्ति ने अचानक उसकी मातृभूमि को बचाने की पेशकश की, फिर भी उसने अपने उत्साह को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने व्यक्तिगत रूप से उस भयावह घटना का अनुभव किया था, वह उस राक्षस जाति के आतंक से अच्छी तरह वाकिफ था जिसने उनके विमान पर आक्रमण किया था। महामहिम, हमारे विमान पर आक्रमण करने वाला राक्षस कबीला रक्त दानव जनजाति था। उनमें से रक्त दानव राजा बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण पृथ्वी संप्रभु चरण में हो सकता है, और उनमें से केवल एक ही नहीं है। उनसे निपटना आसान नहीं है, ब्लैक ड्रैगन संप्रभु ने सावधानी से कहा। चिंता मत करो, मेरे गुरु ने पहले ही हमारे महाद्वीप पर एक राक्षस कबीले को अकेले ही खत्म कर दिया है। आपका तथाकथित रक्त दानव जनजाति कितना शक्तिशाली हो सकता है? किंग टैन ने ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन के इस डर को देखा कि उसका स्वामी शायद उतना मजबूत नहीं है, फिर भी वह इसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने खुले तौर पर जियाओ मिंग की उपलब्धियों को साझा किया। उसके शब्दों का स्वाभाविक रूप से जबरदस्त प्रभाव पड़ा। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन और किंग यांजिंग की आंखों से आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ मिंग का इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होगा। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन का तो जिक्र ही न करें, जो निचले तल से भागकर ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में चला गया था। किंग यांजिंग ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के 5 प्राचीन कुलों में से एक का प्रत्यक्ष वंशज था, और वह अच्छी तरह से जानता था कि निचले तल से एक फाइंड कबीले को बाहर निकालना उतना आसान नहीं था जितना कोई सोच सकता है। फाइंड कबीले बलिदान का सबसे ज्यादा आनंद लेते थे। अगर वे खुद को पराजित पाते तो वे अपने ही लोगों की बलि चढ़ा देते, और सिर्फ किसी भी सदस्य की ही नहीं, बल्कि उनके मजबूत सदस्यों की भी बलि चढ़ाई जा सकती थी। इसे घोर पागलपन का प्रदर्शन कहा जा सकता है।
यह पागलपन ही था जिसने पिछली कई लड़ाइयों में फाइंड कबीलों को फायदा पहुंचाया था। यहाँ तक कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के शक्तिशाली लोगों को भी उनके हमले का सामना करना मुश्किल लगा। इस प्रकार निचले तल पर अपने समय के दौरान अकेले ही एक फाइंड कबीले का सफाया करने का जियाओ मिंग का कारनामा वाकई उल्लेखनीय था। जियाओ मिंग उनकी निगाहों के सामने सिर्फ विनम्रता से मुस्कुरा सकता था। केवल एक व्यक्ति ही अपने मामलों को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। यिमो जनजाति और रक्त दानव जनजाति की तुलना करना मुश्किल था। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन के विमान से रक्त दानव राजा कोई साधारण सिद्ध पृथ्वी सॉवरेन नहीं था, वह वास्तव में स्वर्गीय सॉवरेन चरण तक पहुंचने के कगार पर था। केवल यिमो सम्राट के पास यिमो जनजाति के भीतर ऐसी ताकत थी, जबकि रक्त दानव कबीले में 6 रक्त दानव राजा थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रक्त दानव जनजाति के भीतर एक रक्त दानव राजा का पालन पोषण किया जा रहा था। यदि उन्हें किसी भी खतरे का सामना करना पड़ता है तो रक्त दानव जनजाति तुरंत उसकी सील तोड़ने के लिए रक्त बलिदान करेगी और उसे दानव सम्राट की शक्ति के स्तर पर ले जाएगी। ये कहा जा सकता है कि यह रक्त दानव जनजाति ऐसी चीज नहीं थी जिसका तियानजुवान महाद्वीप की यिमो जनजाति मुकाबला कर सके। बेशक जियाओ मिंग ने ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन को इसके बारे में कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार रक्त दानव जनजाति से निपटना वर्तमान उसके लिए थोड़ा और प्रयास करने का मामला था। असली परेशानी ये थी कि ब्लड फाइंड जनजाति लोगों को प्रभावित कर सकती थी। हालांकि उसके पास अभी कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं थी। फिर भी ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन अब जियाओ मिंग के इरादों और क्षमताओं से पूरी तरह आश्वस्त था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था और उत्साह से पूछा, महामहिम, हम अपने विमान के लिए कब प्रस्थान करेंगे? कोई जल्दी नहीं है, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। जियाओ मिंग का प्रस्थान करने का तुरंत कोई इरादा नहीं था। उसने अभी तक अपनी साधना को सफलतापूर्वक परिवर्तित भी नहीं किया था और जल्दबाजी में निचले विमान की ओर जाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। अब ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन से संपर्क करना केवल उसकी निष्ठा को सुरक्षित करने के लिए था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन इस प्रतिक्रिया से कुछ हद तक निराश था, उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर ऐसा है तो मैं उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में आपके प्रवास के दौरान महामहिम की किसी भी ज़रूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में लंबे समय तक नहीं रहूंगा, मुझे अन्य महाद्वीपों पर भी जाना है। हमारे बारे में क्या? मैं जाते समय एक जैद स्लिप छोड़ जाऊंगा, इसे अपने पास रखना और जब समय आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें निचले तल पर ले जाऊंगा। इस आश्वासन के साथ ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन चला गया। उसने डेमोनिक ड्रैगन पैलेस द्वारा एकत्र किए गए खजाने को लाने की योजना बनाई और इसके सदस्यों को परेशानी पैदा करने से बचने का निर्देश दिया। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन के चले जाने के बाद व्हाइट ड्रैगन के सिटी लॉर्ड ने भी जियाओ मिंग और उसके साथियों के रहने के लिए एक सुंदर स्वतंत्र मचान की व्यवस्था की। सिटी लॉर्ड के मचान से चले जाने के बाद किंग यानजिंग ने जियाओ मिंग को देखा और एक पल के लिए झिझकने के बाद अपने दिल में सवाल उठाया, क्या उस विमान में वास्तव में एक आयाम भ्रूण है? बेशक जियाओ मिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। क्या आपको डर नहीं है कि मैं चुपके से आयाम भ्रूण को अपने लिए ले जा सकता हूं? आपको पता होना चाहिए कि आयाम भ्रूण क्या करता है ना? फाइन ट्राइब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, किंग यानजिंग ने धीरे से कहा, उसकी आंखें पूछताछ से भरी हुई थीं। जियाओ मिंग एक पल के लिए रुका और फिर बिना किसी चिंता के लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी किंग यानजिंग प्राचीन बुद्ध कबीले में अपनी पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट वंशज थी। जब तक वह कुछ भी गलत नहीं करती तब तक उसके अगले कबीले की नेता या कम से कम ग्रैंड एल्डर बनने की संभावना थी। अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उसे एक आयाम भ्रूण देना अस्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा इस समय उनके बीच का रिश्ता काफी करीब आ गया था। ये देखकर कि जियो मिंग ने भी संकोच नहीं किया, किंग यानजिंग ने महसूस किया कि उसके गाल फिर से गर्म हो गए क्योंकि वह अपने अनुमान के बारे में अधिक से अधिक निश्चित हो गई। वह मुझे पसंद करता है, अन्यथा कौन ऐसी कीमती वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति को देगा जिसकी पृष्ठभूमि अज्ञात है? किस लिए? बेशक उसकी सुंदरता के लिए। ये कहना होगा कि जीवन के 3 महान ब्रह्म हर दुनिया में मौजूद हैं, खासकर किंग यानजिंग जैसी प्राचीन कबीले की देवी के लिए। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उसकी ओर आकर्षित न हों। एक आयाम भ्रूण एक प्राचीन कबीले की प्रतिभा से शादी करने के लिए। कबीले के पुराने लोग इस बात से कभी सहमत नहीं होंगे और इसके अलावा मुझे किसी आयाम भ्रूण की आवश्यकता नहीं है। किंग यानजिंग ने मन ही मन सोचा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि एक बार उसकी ताकत वापस आ जाए तो वह स्वर्गीय संप्रभु अवस्था में कदम रख पाएगी। इसलिए उसे आयाम भ्रूण की लालसा नहीं थी। जहां तक जियाओ मिंग की खोज का सवाल है, वह इसके खिलाफ नहीं थी। बेशक उसे लुभाना आसान नहीं होगा, खासकर उस मौजूदा सगाई के साथ जो उसे करनी थी। उस सगाई के विचार ने किंग यानजिंग को घृणा की लहर महसूस कराई, फिर भी इसने जियाओ मिंग के सुंदर चेहरे को और भी अधिक आकर्षक बना दिया। जियाओ मिंग अपनी ओर से उसकी प्रतिक्रियाओं से कुछ हद तक चकित रह गया।
जियाओ मिंग ने उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में 2 सप्ताह बिताए। वह इन दिनों दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर नहीं गया, बल्कि महान हजार दुनिया की साधना प्रणाली का अध्ययन करने लगा। राक्षसी ड्रैगन पैलेस, जिसने कभी उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप को एकीकृत किया था, के पास पुस्तकों का एक व्यापक संग्रह था। हालांकि ये पुस्तकें उच्चतम स्तर की नहीं थीं, लेकिन वे उनकी शोध आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थीं। अपना शोध समाप्त करने के बाद जियाओ मिंग एकांत से बाहर आया और पाया कि किंग टैन पहले ही संप्रभु अवस्था में पहुंच चुका था, और यहाँ तक कि उसका संप्रभु दिव्य शरीर भी पूरी तरह से बन चुका था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपनी सफलता में जल्दबाजी मत करो? संप्रभु दिव्य शरीर के लिए तुम्हें विधि किसने दी? चूंकि वे अभी अभी आए थे और संप्रभु दिव्य शरीर बनाने के लिए उपयुक्त विधि का अभाव था, इसलिए जियाओ मिंग किंग टैन के लिए उपयुक्त विधि बनाने के लिए महान सहस्राब्दी दुनिया की साधना विधियों पर गहन शोध करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह कुछ प्रगति कर रहा था, किंग टैन पहले ही सफलता प्राप्त कर चुका था। खैर, सफलता प्राप्त करना वास्तव में मुद्दा नहीं था, लेकिन संप्रभु दिव्य शरीर ऐसी चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जाए। उच्च क्षेत्र में साधना विधियों को बदलने के लिए आवश्यक प्रयास अकल्पनीय रूप से कठिन था। किंग टैन ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं और कहा, ये सिस्टर जिंग ही थी जिन्होंने मुझे सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी की साधना विधि दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय पहले ही यह मिली थी और यह बहुत शक्तिशाली है। जियाओ मिंग ने एक भान उठाए और किंग टैन से सेलेस्टियल बॉडी को बुलाने के लिए कहा। उसके बुलाने पर उसके पीछे एक ऐसी आकृति उभरी जो किसी भी चीज को जमा देने वाली भयानक ठंड में लिपटी हुई थी। ये ठंड इतनी ज्यादा थी कि एक बार शरीर पर आक्रमण करने पर आध्यात्मिक ऊर्जा भी तुरंत जम जाती थी। ये दिव्य शरीर बहुत शक्तिशाली है ना? किंग यांजिंग किसी समय उनके पास दिखाई दी और मुस्कुराते हुए बोली। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया। दिव्य शरीर वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना किंग यांजिंग ने बताया था। ये किंग टैन के टर्मिनस डेविल बॉडी विशेष संविधान को अच्छी तरह से पूरक करता है। इस दिव्य शरीर का नाम क्या है? पाताल लोक का दिव्य शरीर। ये दिव्य शरीर ऐसा नहीं लगता है कि आप इसे आसानी से पा सकते हैं, खासकर तब जब इसके लिए विशिष्ट सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। जियाओ मिंग अच्छी तरह से जानता था कि भले ही किसी के पास एक शक्तिशाली दिव्य शरीर साधना पद्धति हो, फिर भी उसे इसी साधना सामग्री की आवश्यकता होगी। बेशक यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई कहीं भी आसानी से पा सकता था, किंग यांजिंग ने सोचा। ये दिव्य शरीर भी उसके कबीले में उच्च स्थान पर था और महान पाताल लोक दिव्य शरीर बनने के लिए भी आगे बढ़ सकता था, जिसे संप्रभु दिव्य शरीर रैंकिंग में 25वां स्थान दिया गया था। किंग यांजिंग ने इन विचारों को अपने तक ही सीमित रखा और समझाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। जियो मिंग ने भी आगे कोई जोर नहीं दिया, उसने बस इसे अपने दिल में ही रखा। हमारे जाने का समय हो गया है। कहाँ जाना है? व्यापारी महाद्वीप में। मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा प्रणाली को लगभग पूरी तरह से समझ लिया है। मुझे वहां अपनी ताकत बहाल करने में सक्षम होना चाहिए। अध्याय 638 व्यापारी महाद्वीप। व्यापारी महाद्वीप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह मुख्य रूप से वाणिज्य पर केंद्रित महाद्वीप था। इस महाद्वीप पर अनगिनत नीलामी घर थे, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में प्रसिद्ध था। हालांकि यह महाद्वीप आकार में विशाल नहीं था, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में उल्लेखनीय रूप से गूंज रही थी। ये प्रसिद्धि यहाँ एकत्रित होने वाले अनगिनत खजानों से उपजी थी। सभी दिशाओं से कई खजाने यहाँ एकत्र किए गए और अंततः विभिन्न प्रमुख नीलामी घरों के माध्यम से प्रसारित किए गए। इस प्रकार व्यापारी महाद्वीप में एक कहावत थी, जब तक आपके पास पर्याप्त सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य है, तब तक आप यहाँ अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। ये कहावत बहुत ही प्रभावशाली थी, लेकिन यह व्यापारी महाद्वीप के गहन संसाधनों को भी दर्शाती थी। अपने मध्यम आकार के बावजूद यह महाद्वीप ड्रैगन और सांपों का एक जटिल मिश्रण था। विभिन्न आकारों की असंख्य शक्तियां थीं। इसके अलावा यहाँ की अधिकांश नीलामियों के पीछे काफ़ी पृष्ठभूमि थी। इसलिए हालांकि यहाँ बहुत सारे खजाने जमा थे, लेकिन बहुत से लोग इस क्षेत्र में लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अफवाह थी कि कुछ 100 साल पहले एक प्रमुख शक्ति के एक महान व्यक्ति ने एक दिव्य कलाकृति को लालच दिया, लेकिन नीलामी में इसे हासिल करने में विफल रहा। एक साहसिक कदम उठाते हुए उसने नीलामी घर में हिंसक तरीके से उस वस्तु को जब्त कर लिया, नीलामी प्रबंधक और उसके प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता को मार डाला और खजाना लेकर भाग गया। इस घटना ने उस समय व्यापारी महाद्वीप को हिलाकर रख दिया और इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ ही दर्जन दिनों में उस महान व्यक्ति के पीछे की शक्ति ने खुद को सभी प्रकार की शक्तिशाली ताकतों से घिरा हुआ पाया। संघर्ष के परिणामस्वरूप भारी हताहत हुए और यहाँ तक कि महान व्यक्ति खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में उसके पास मामले को निपटाने से पहले अपमानजनक तरीके से खजाना वापस करने और मुआवजे के रूप में भारी कीमत चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस घटना के बाद किसी ने भी व्यापारी महाद्वीप के नियमों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, खजाने की चोरी करके और उसके नीलामी घरों के भीतर हत्या करके।
ये वास्तव में व्यापारी महाद्वीप के सिद्ध नियमों की वजह से ही था कि महान हजार दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही थी। खजाने की तलाश करने वाले असंख्य लोग अपने दिल के खजाने की तलाश में यहाँ आते थे। अगले दिनों में जियाओ मिंग और उसके साथी लगातार यात्रा करते रहे, धूल और जल्दबाजी के बवंडर में कई महाद्वीपों को पार करते रहे। व्यापारी महाद्वीप उनकी तेज गति के साथ और करीब आता जा रहा था। बेशक चलते फिरते भी जियाओ मिंग जियाओ जुवान और अन्य लोगों के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना नहीं भूला। दुर्भाग्य से उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। इस दौरान किंग यांजिंग की चोटें ठीक होने लगीं और उसकी ताकत वापस आने लगी, हालांकि वह अभी भी अपनी चरम स्थिति से बहुत दूर थी। जियाओ मिंग ने एक और सिमुलेशन अवसर भी जमा किया, हालांकि बहुत सोचने के बाद उसने इसे तुरंत इस्तेमाल न करने और बाद के लिए बचाने का फैसला किया। एक दिन उनकी निरंतर यात्रा आखिरकार रुक गई क्योंकि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। मचेंट सिटी, मचेंट कॉन्टिनेंट का केंद्रीय शहर। इसके आकार को देखते हुए यह महाद्वीप का सबसे राजसी शहर होना चाहिए। जब जियाओ मिंग और उसके साथी मचेंट सिटी के बाहर पहुंचे तो उन्होंने उस भव्य शहर को देखा जो मानो दिव्य प्राणियों द्वारा बनाया गया था और आखिरकार राहत की सांस ली। शहर की दीवारें सैकड़ों मीटर ऊंची थीं। उनकी काली सतहें ठंडी चमक के साथ टिमटिमा रही थीं। शहर की दीवारें इतनी दूर तक फैली हुई थीं कि किसी की नज़र के अंत में भी दीवार के किनारे का कोई निशान नहीं था। शहर की दीवारों पर विशाल टिमटिमाते हुए रून देखे जा सकते थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा की भयानक तरंगों के साथ उतार चढ़ाव कर रहे थे, जिससे दूसरों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई थीं। शहर के ऊपर एक विशाल प्रकाश स्तंभ आकाश में उठ गया, जिसने प्रकाश की एक ढाल बनाई जो नीचे चमकती हुई पूरे शहर को घेर लेती थी। शहर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता शहर के द्वारों से होकर था। अन्य क्षेत्रों से प्रवेश करने का कोई भी प्रयास शहर में विशाल सरणी को सक्रिय कर देगा और उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। इस सरणी में प्रतीक मास्टर की कुछ विशिष्ट तकनीकें शामिल हैं। जियाओ मिंग ने शहर के ऊपर मंडराते विशाल प्रकाश सरणी को देखा। सरणी का विशाल पैमाना कई प्रकाश पैटर्न के साथ टिमटिमा रहा था, जिससे एक अत्यंत जटिल आध्यात्मिक संरचना बन रही थी जो उसकी आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह एक आध्यात्मिक सरणी विद्वान द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक सरणी है। ये पृथ्वी के संप्रभु पावरहाउस को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। जियाओ मिंग के बगल में खड़े होकर किंग यांजिंग ने देखा कि वह कहाँ देख रहा था और आध्यात्मिक सरणी को देखा। उसका स्वर कुछ हद तक उदासीन था। मेरे लिए ऐसी सरणी स्थापित करना आसान है। देखने के लिए क्या है? शायद प्रतीक पूर्वज भी एक आध्यात्मिक सरणी विद्वान थे। जियाओ मिंग ने प्रतीक मास्टर्स और आध्यात्मिक सरणी मास्टर्स के बीच समानताओं के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। दोनों विषयों को शुरू में रहस्यमय रून और मोहरों में प्रशिक्षित किया गया था और मोहर प्रतीकों का उपयोग सरणी निर्माण में भी किया जा सकता था। अब एक प्रतीक मास्टर के रूप में जियाओ मिंग की दक्षता प्रतीक पूर्वज के बराबर थी। आध्यात्मिक सरणियों का अध्ययन करने के बाद वह जल्दी ही एक स्वर्ग आध्यात्मिक सरणी विद्वान के स्तर तक पहुंच सकता है। चलो शहर में प्रवेश करते हैं। हमें आज कुछ सार्थक मिलना चाहिए। आगे की बात किए बिना जियाओ मिंग ने दोनों महिलाओं को मचेंट सिटी में ले जाया। उन्होंने पहले डेमोनिक ड्रैगन पैलेस से ग्रेट 1000 वर्ल्ड की औषधीय जड़ी बूटियों का एक विश्वकोश प्राप्त किया था, जिसने उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों की एक विस्तृत विविधता और उनके गुणों से परिचित कराया। इसे आधार के रूप में उपयोग करते हुए और इसे अपनी व्यक्तिगत स्थिति के साथ जोड़ते हुए उन्होंने एक गोली का नुस्खा बनाया जो उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूपांतरण को तेज कर सकता था। चूंकि उनकी ताकत अधिक थी और आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां दुर्लभ थीं, इसलिए वे उनकी तलाश में इस अत्यधिक व्यावसायिक रूप से उन्मुख व्यापारी महाद्वीप में आए। इसके अतिरिक्त किंग यांजिंग की चोटों को भी औषधीय गोलियों के माध्यम से ठीक करने की आवश्यकता थी, साथ ही आध्यात्मिक कलाओं की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर जियाओ मिंग बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे। उनके समूह ने रास्ते में बहुत ध्यान आकर्षित किया, मुख्य रूप से किंग टैन और किंग यांजिंग की आकर्षक सुंदरता के कारण। प्रत्येक महिला ने एक अलग स्वभाव दिखाया, एक सौम्य और दूसरी जीवंत, एक चमकदार प्रभाव पैदा किया जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके बगल में चल रहे जियाओ मिंग ने देखा कि उनकी ओर तीव्र नज़रें थीं और जवाब में केवल एक असहाय मुस्कान दे सके। जिसके बारे में बात करते हुए उसके पास पहले से ही एक निश्चित मात्रा में सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य था, जो कुछ अतिसाहसी व्यक्तियों द्वारा अपनी वासना को अपने निर्णय पर हावी होने देने का परिणाम था। महान हजार दुनिया वास्तव में एक शांतिपूर्ण जगह नहीं थी, क्योंकि वहां पर अनैतिकता और हिंसा के उदाहरण आम थे। हालांकि जो लोग उससे मिले थे उन्होंने लोहे की प्लेट को लात मारी थी, और अब वे बदकिस्मत लोग पहले ही राख में तब्दील हो चुके थे। शायद इसलिए कि उसने बार बार उन मूर्खों को खत्म कर दिया था जिन्होंने किंग यांजिंग को अपनी रखेल बनने का प्रस्ताव दिया था, इसलिए उसके प्रति उसका रवैया काफ़ी गर्म हो गया था। अपने आसपास की इन गर्म निगाहों को महसूस करते हुए किंग टैन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और कुछ ही देर बाद उसने अचानक जियाओ मिंग की बाँह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर किंग यांजिंग की आंखें चमक उठीं, इससे पहले कि उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया।
उसकी बाहों से आने वाली भरपूर कोमल अनुभूति ने जियाओ मिंग को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर उसने जल्द ही महसूस किया कि कुछ शत्रुतापूर्ण निगाहें उसकी ओर जा रही हैं। जियाओ मिंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। किंग टैन का उससे चिपकना एक बात थी, क्योंकि वह उसकी शिष्या थी, लेकिन किंग यानजिंग का उसकी नकल करना। किंग यानजिंग भी कुछ अवाक महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि जिस क्षण उसने उसका हाथ पकड़ा, उस पर निर्देशित नज़रों की संख्या बढ़ गई, लेकिन उन नज़रों का स्रोत पुरुषों से महिलाओं की ओर स्थानांतरित हो गया, जिनमें से कुछ उसे दूर धकेलना चाहते थे और खुद जियाओ मिंग से चिपकना चाहते थे। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा अवाक कर दिया वह ये थी कि ये ईर्ष्यालु नज़रें पुरुषों की ओर से भी आ रही थीं। ठीक है, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जियाओ मिंग वास्तव में कई तरह के स्वादों को आकर्षित करता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। इस बिंदु पर वह बस उसका हाथ नहीं छोड़ सकती थी। तीनों ने सभी की नज़रों को अपने ऊपर रखते हुए भव्य शहर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही किंग यानजिंग ने आखिरकार जियाओ मिंग का हाथ छोड़ दिया। तुमने पकड़ना क्यों बंद कर दिया? जियाओ मिंग ने धीरे से कहा। किंग यानजिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। इसे भूल जाओ, मुझे उन भूलने वालों से खा जाने का डर है। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पकड़े रहूं, तो यह असंभव नहीं है। बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम मेरे कबीले के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाओ। अन्यथा अगर वे हमें देख लेंगे तो तुम शायद इसका सामना न कर पाओ। जियाओ मिंग ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। ठीक है, वह सबसे चतुर होने का दावा नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी समझ निश्चित रूप से एक औसत व्यक्ति की तुलना में ज्यादा तेज थी। साथ बिताए दिनों में उसने महसूस किया कि किंग यानजिंग को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि वह उसे पसंद करता है। हालांकि उसने इस विचार को आवाज़ नहीं दी, क्योंकि वह भी गलतफहमी में हो सकता था, और इसके अलावा इस बारे में बात करना काफ़ी अजीब होगा। उसने फैसला किया कि चीज़ों को अपने हिसाब से चलने दिया जाए। किंग यानजिंग बहुत ही विनम्र थी और उसमें एक अच्छी पत्नी के गुण थे। ऐसा नहीं था कि भविष्य में दूसरी पत्नी होना कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। उस विषय के समाप्त होने के साथ ही उनकी निगाहें शहर पर घूमने लगीं। इस शहर की आबादी भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। सड़कें बहुत बड़ी और चहल पहल से भरी हुई थीं, इतनी भीड़ थी कि कोई भी इलाका दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों किनारे सभी तरह की दुकानों से भरे हुए थे और उन जगहों से जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। इससे साफ पता चलता है कि ये सामान आसान नहीं थे। चलो सड़क के किनारे नीलामी घर में चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में कोई औषधीय जड़ी बूटी तो नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है, जियाओ मिंग ने दोनों महिलाओं को सुझाव दिया। गोलियों के लिए ज़रूरी मुख्य सामग्री के अलावा अन्य आम सामंजस्यपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियां भी अपरिहार्य थीं। इन सड़क किनारे की दुकानों में मुख्य सामग्री मिलने की संभावना कम थी, वे आमतौर पर नीलामी घरों में उपलब्ध थीं, लेकिन आम औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किंग यानजिंग और किंग टैन को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। लोगों की भारी भीड़ के बीच तीनों शहर के केंद्र की ओर बढ़ गए। अध्याय 639 अग्नि आत्मा कबीला। जब वे आगे बढ़े तो दुकानों में वस्तुओं की एक चमकदार श्रृंखला प्रदर्शित की गई और राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा ने जियाओ मिंग और उसके साथियों की लगातार निगाहें आकर्षित कीं। 1 घंटे के भीतर उन्होंने मुख्य लोगों को छोड़कर बिना किसी दुर्घटना के अपनी ज़रूरत की सभी औषधीय सामग्री सफलतापूर्वक एकत्र कर ली थी। इस समय दूरी पर वे शहर के केंद्र में एक बहुत बड़ा नीलामी घर देख सकते थे। यह मर्चेंट सिटी का सबसे बड़ा नीलामी घर था। ये देखते ही जियाओ मिंग तिकड़ी ने अपनी गति तेज कर दी। वे कई व्यस्त पैदल सड़कों से गुजरे और एक सड़क के कोने के आसपास उनका दृश्य नाटकीय रूप से चौड़ा हो गया। उनके सामने एक बड़ा महल खड़ा था, जिसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा निकल रही थी, जो बादलों में प्रकाश का एक स्तंभ बना रही थी। महल के बाहर लोगों की एक बड़ी भीड़ उमड़ रही थी। ऑपरेशन का पैमाना इतना बड़ा था कि वे कुछ हद तक अचंभित रह गए। मर्चेंट नीलामी घर। जियाओ मिंग ने अपना सिर उठाया और सुनहरे प्रकाश से बने शब्दों को देखा और मुस्कुराया, ये जगह होनी चाहिए। ये पैमाना वास्तव में व्यापारी महाद्वीप के शीर्ष नीलामी घर होने के योग्य है। किंग यानजिंग ने महल को देखा, जो एक विशाल जानवर जैसा था जो लोगों की अंतहीन धारा को निगलने के लिए अपना मुंह खोल रहा था। बिना किसी अतिप्रवाह के और मदद नहीं कर सका, लेकिन स्वीकृति में सिर हिलाया। नीलामी घर का ऐसा स्तर प्राचीन बुद्ध कबीले के पास भी नहीं था, इसलिए नहीं कि उनके पास क्षमता की कमी थी, बल्कि इसलिए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। प्राचीन बुद्ध कबीले जीविका के लिए ऐसी गतिविधियों पर निर्भर नहीं थे। इसके अलावा नीलामी घर का भव्य पैमाना इसके रणनीतिक स्थान से बहुत प्रभावित था। इसके बगल में स्काइलॉ महाद्वीप था, जो खरीदारों के रूप में काम करने वाली अनगिनत ताकतों से भरा हुआ था, और दर्जनों अन्य महाद्वीपों से घिरा हुआ था जो करीबी पड़ोसियों के रूप में काम करते थे। चलो चलते हैं। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि वह दोनों को राजसी महल में ले गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अपने आसपास की स्थानिक तरंगों का स्पष्ट एहसास हुआ।
उसके बाद उनकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हुई और फिर साफ हो गई। महल के अंदर असाधारण रूप से अच्छी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श पर चमकते क्रिस्टल जड़े हुए हों। बहुत सारे लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने के बावजूद यहाँ थोड़ी भी भीड़ नहीं थी। इसके बजाय यह असामान्य रूप से विशाल था। एक काउंटर पर जियाओ मिंग ने एक महिला को सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की 15 बूंदें सौंपी और नीलामी में भाग लेने के लिए 3 टिकट प्राप्त किए। फिर समूह एक प्रकाश द्वार से अंदर गया। प्रकाश द्वार के पीछे एक मैदान था जो एक अखाड़े जैसा था, जिसका आकार दसियों हजार लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। यह क्षेत्र पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। इस जगह की आबादी भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि प्राचीन कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति किंग यानजिंग भी इस दृश्य को देखकर कुछ हद तक चकित थे। एक टिकट की कीमत सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की 5 बूंदें थी। इस एक नीलामी से ही कई लाख राजस्व प्राप्त हो सकता था। वार्षिक आधार पर यह सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की लगभग 200 मिलियन बूंदें हो सकती हैं, एक ऐसी राशि जो स्वर्गीय सॉवरेन को भी ईर्ष्यालु बना सकती है। बेशक व्यापार शहर में हर दिन नीलामी होती थी, लेकिन आज की नीलामी बहुत बड़े पैमाने पर थी। ऐसा हर दिन नहीं होता था कि उनके पास इतने सारे उपस्थित लोग हों, लेकिन अगर उपस्थित लोगों की संख्या आधी भी हो जाए तो भी यह सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की लगभग 100 मिलियन बूंदें उत्पन्न करेगा, एक महत्वपूर्ण राशि जिसमें नीलामी घर का कमीशन भी शामिल नहीं है। यह विचार वास्तव में चौंका देने वाला था। किंग टेन ने उत्सुकता से सीटों की तलाश की और जल्द ही उनमें से कुछ को देखा। फिर उसने खुशी से जियाओ मिंग और किंग यानजिंग को अपनी ओर खींचा। नीलामी घर में सीटें जेड पत्थरों से बनाई गई थीं और सतह नरम फर से ढकी हुई थी। जब कोई उस पर बैठता था तो वह अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली एक फीकी आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से, न तो जेड और न ही फर साधारण सामग्री थे। अचानक जियाओ मिंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और दाईं ओर थोड़ी दूर पर एक हल्के दरवाजे की ओर देखा। इस समय कई आकृतियां धीरे धीरे अंदर आ रही थीं। हॉल में कई आंखें चुपके से इन आकृतियों को अंदर आते हुए देख रही थीं। ये सभी लोग लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। सबसे आगे खड़े युवक के चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति थी, उसके माथे पर ज्वाला के निशान थे। युवक के पीछे एक साधारण दिखने वाला दुबला पतला बूढ़ा आदमी था जो हमेशा उससे एक कदम पीछे रहता था। बूढ़े आदमी की आंखों में कभी कभी चमक इतनी तेज होती थी कि उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति घबरा जाता था। साफ है, इन लोगों में युवक का दर्जा सबसे ऊंचा था। ये अग्नि आत्मा कबीले के लोग हैं। किंग यानजिंग ने जियाओ मिंग की निगाह को भांप लिया और समूह की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। अग्नि आत्मा कबीले, किंग टेन ने कुछ हैरान होकर दोहराया। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में प्राचीन विरासत और शक्तिशाली नींव वाले कई कबीले हैं, जैसे कि आइस स्पिरिट कबीला और वुड स्पिरिट कबीला। वे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनमें से प्रत्येक के पास एक स्वर्गीय संप्रभु है जो उनके कबीले की अध्यक्षता करता है। अग्नि आत्मा कबीला उनमें से एक है जो ज्वालाओं के मार्ग की खेती करने और दिव्य ज्वालाओं को इकट्ठा करने के लिए अपने शौक के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके कबीले के भीतर स्वर्गीय संप्रभु को जलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली ज्वालाएं हैं। ओह, ये दिलचस्प है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज की नीलामी में दिव्य ज्वाला शामिल हो? जियाओ मिंग की आंखें चमक उठीं। वे लक्ष्यहीन रूप से भटक नहीं रहे थे। वे नीलामी में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने कुछ औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी सुनी थी। हालांकि उन्होंने दिव्य ज्वाला की नीलामी के बारे में नहीं सुना था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसे नीलामी में अंतिम वस्तुओं में से एक के रूप में आरक्षित किया गया था, जो केवल कुलीन बलों को ही पता था। जब जियाओ मिंग और किंग यानजिंग देख रहे थे तो घमंडी युवक के बगल में बैठा दुबला पतला बूढ़ा आदमी कुछ महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर उठाया और उनकी दिशा में देखा। उसकी नज़रें एक पल के लिए किंग यानजिंग पर रुक गईं, फिर उसके कदम झिझकने लगे। उसकी सूक्ष्म हरकत को उसके बगल में बैठे युवक ने देखा, जिसने भी उसी दिशा में देखा। उसकी घमंडी नज़र किंग यानजिंग पर टिकी हुई थी। थोड़ी जांच के बाद युवक ने केवल अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर अपने समूह को नीलामी घर के सामने कुछ खास छोटे मंडपों में से एक में ले गया। मंडप के अंदर जाने के बाद युवक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, बूढ़े यान, महिला की ताकत काफ़ी भयानक लगती है न? बूढ़े व्यक्ति ने, जिसे ओल्ड यान कहा जाता है, थोड़ा सिर हिलाया। वह एक गंभीर रूप से घायल पूर्ण पृथ्वी संप्रभु है। वह संभवतः उपचार की दवा की तलाश में यहाँ आई थी और उसे हमारे उद्देश्य के लिए बहुत अधिक खतरा नहीं होना चाहिए। यह एक राहत की बात है, युवक ने आह भरी। वह दिव्य ज्वाला मेरे उत्थान के लिए आवश्यक है, मैं कोई जटिलता नहीं चाहता। फायर स्पिरिट कबीले के आगमन के बाद अन्य प्रमुख शक्तियों के कई प्रतिनिधि एक के बाद एक दिखाई दिए, जिनमें से सभी सीधे छोटे मंडपों में चले गए। स्पष्ट रूप से इस नीलामी ने कई प्रभावशाली हस्तियों को आकर्षित किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीलामी में माहौल धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता गया। अंत में नीलामी घर के केंद्र से प्रकाश का एक स्तंभ ऊपर उठा और घंटियों के बजने की धीमी आवाज सुनी जा सकती थी।
अनेक निगाहें उस पर टिकी थीं। प्रकाश के स्तंभ में एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग के बाल सफ़ेद थे और दाढ़ी थी और उनका चेहरा गंभीर था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, जिससे दूसरों को कठोर भावना हो रही थी। आमतौर पर ऐसे रवैये वाले लोग नीलामी घर की मेजबानी के लिए अनुपयुक्त थे, फिर भी उसकी उपस्थिति ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया। ये वास्तव में मास्टर मोकिंग है जो इस नीलामी की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में इस बार सही जगह पर आए हैं। वह मर्चेंट सिटी में मुख्य नीलामीकर्ता मास्टर है। ऐसा कहा जाता है कि मास्टर मोकिंग के पास खजाने को पहचानने की असाधारण क्षमता है। उनका असली रूप खजाने की तलाश करने वाले वंश के साथ एक दिव्य जानवर का है। कोई भी खजाना जो उसके हाथों से गुजरता है, उसका सही मूल्य तुरंत पहचाना जाता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओ मिंग ने अपने आसपास की फुसफुसाहट सुनी और सफ़ेद लबादे में बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ आश्चर्य से देखा। एक खजाने की तलाश करने वाला वंश, मुझे आश्चर्य है कि यह प्राचीन शून्य ड्रैगन की खजाने की तलाश करने की प्रतिभा की तुलना में कैसा है। ये कुछ हद तक कमतर होना चाहिए, उसने तर्क दिया। आखिरकार इस बूढ़े आदमी की ताकत केवल सॉवरेन स्टेज पर थी। अगर वह प्राचीन शून्य ड्रैगन की तरह खजाने को महसूस कर सकता था, तो वह इतना कमजोर क्यों होगा? बेशक यह उसके रक्त की अशुद्धता के कारण भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह एक नीलामीकर्ता के लिए पर्याप्त से अधिक था। अध्याय 640। नीलामी शुरू होती है। नीलामी हॉल में फुसफुसाहट के बीच मोकिंग नामक सफ़ेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चारों ओर देखा। उसकी नज़र कुछ देर के लिए छोटे मंडपों पर रुकी। फिर उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और घोषणा की, मैं आपको बधाई देता हूँ। आइए अब आधिकारिक तौर पर आज की नीलामी शुरू करें। आपने मेरी प्रतिष्ठा के बारे में सुना होगा और मेरे नियम भी जाने होंगे। मैं जो नीलामी आयोजित करता हूँ उसमें सिर्फ 20 आइटम होते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि हर आइटम की गुणवत्ता सभी को संतुष्ट करेगी। हालांकि मोकिंग का लहजा थोड़ा अहंकारी था, लेकिन कोई भी उसके शब्दों से असहमत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कई लोग वास्तव में उसके नियमों से वाकिफ थे। दिलचस्प, जियाओ मिंग मुस्कुराया। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये 20 आइटम कितने मूल्यवान हैं, खासकर तब जब फायर स्पिरिट कबीले जैसी कुलीन सेना ने भी भाग लेने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे। कई उम्मीद भरी आंखों की निगाहों के सामने मोकिंग ने अपना हाथ कस लिया और एक खूनी रोशनी वाली गेंद दिखाई दी। जब उसने अपनी हथेली खोली तो खून की एक चमक फैल गई, जिसमें मुट्ठी के आकार का मिट्टी का एक टुकड़ा दिखाई दिया। मिट्टी का रंग गहरा लाल था, मानो खून से सना हुआ हो। अस्पष्ट रूप से उसमें से खून की बहुत ही घनी बदबू आ रही थी। जब सामने की पंक्ति के करीब बैठे लोगों ने इस गंध को सूंघा, तो उन्हें अपनी आभा और खून उबलता हुआ महसूस हुआ और उनके दिलों में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी, जिससे वे इस खून से लथपथ मिट्टी को खाने की इच्छा से भर गए। दिव्य जानवर की उत्पत्ति से उत्पन्न आध्यात्मिक रक्त पेस्ट, इसके मांस और रक्त में दिव्य जानवर सार का एक अंश होता है। इस आध्यात्मिक रक्त पेस्ट का सीधे सेवन किया जा सकता है और सेवन के बाद ये भौतिक शरीर को बहुत लाभ पहुंचाएगा। कीमिया में कुशल लोगों के लिए इसका उपयोग आध्यात्मिक रक्त क्षरणों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है, जो शरीर को त्यागने और हड्डियों को बदलने में मदद कर सकता है। मास्टर मोकिंग ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। इस आइटम की शुरुआती बोली 2 मिलियन सॉवरेन आध्यात्मिक तरल पदार्थ है। पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। उन्होंने इस आध्यात्मिक रक्त पेस्ट के बारे में पहले भी सुना था। इसे भौतिक शरीर को तड़का लगाने के लिए एक दिव्य पदार्थ के रूप में जाना जाता था। यह आमतौर पर केवल तभी सुलभ होता था जब दिव्य जानवर की उत्पत्ति खोली जाती थी और दिव्य जानवर कबीले इसे इकट्ठा करने के लिए अभियान आयोजित करते थे। उनके द्वारा एकत्र किए गए आध्यात्मिक रक्त पेस्ट का उपयोग उनके अपने भौतिक शरीर को बढ़ाने के लिए किया जाता था, इसलिए इसे शायद ही कभी बाहर प्रसारित किया जाता था। वर्तमान में दिव्य पशु उत्पत्ति के खुलने का समय नहीं था, इसलिए आध्यात्मिक रक्त पेस्ट का इतना बड़ा टुकड़ा एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य था। यह अनुमान लगाया गया था कि यह एक साधारण विशेषज्ञ की शारीरिक शक्ति से कम 2 गुना है। 2 मिलियन 100,000 आध्यात्मिक रक्त पेस्ट में रुचि रखने वाले लोगों में से कई थे, क्योंकि इस दुनिया में कई विशेषज्ञ शक्तिशाली शरीर बनाने के इच्छुक थे। एक मजबूत काया होने से विभिन्न पहलुओं में लाभ मिलता है। 2 मिलियन 200,000 2 मिलियन 300,000 बस 1 मिनट में आध्यात्मिक रक्त पेस्ट की कीमत 2 मिलियन से 3 मिलियन सॉवरेन आध्यात्मिक तरल पदार्थों तक बढ़ गई थी। उस आंकड़े तक पहुंचने के बाद बोली धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार 3 मिलियन सॉवरेन आध्यात्मिक तरल पदार्थ कोई छोटी राशि नहीं थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण सॉवरेन किसी बड़ी शक्ति के समर्थन के बिना वहन कर सकता था। अंत में आध्यात्मिक रक्त पेस्ट को 3,200,000 सॉवरेन आध्यात्मिक तरल पदार्थों के लिए एक भयंकर दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बेचा गया। दूसरी नीलामी वस्तु। बोली समाप्त होने के बाद सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग के हाथ से प्रकाश की एक और गेंद उठी। प्रकाश की गेंद के अंदर एक लाल उग्र तरल था जो मैग्मा जैसा दिखता था।
इसके भीतर लपटें टिमटिमा रही थीं, असामान्य रूप से उच्च तापमान उत्सर्जित कर रही थी जिसने पूरे नीलामी घर के तापमान को बढ़ा दिया। यह एक दिव्य ज्वाला से जुड़ी हुई चालसेनी है। जैसा कि सभी जानते हैं, दुनिया में विभिन्न शक्तिशाली लपटें स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं, और यह संबद्ध चालसेनी एक खजाना है जो अनगिनत ऊर्जाओं को अवशोषित करने के बाद इन शक्तिशाली लपटों के बगल में बना था। जो लोग अग्नि आधारित आध्यात्मिक कलाओं का अभ्यास करते हैं, उनके लिए यह एक अमूल्य खजाना है जो उनकी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ा सकता है। शुरुआती बोली 1 मिलियन सॉवरेन आध्यात्मिक तरल पदार्थ है। अनगिनत नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। इस दिव्य ज्वाला से जुड़ी चालसेनी में अग्नि गुण ऊर्जा की काफ़ी मात्रा थी, और इसकी ऊर्जा को अवशोषित करना भी किसी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। जियाओ मिंग भी इस वस्तु में कुछ हद तक दिलचस्पी रखता था, क्योंकि इसका उपयोग दवा को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। सामने की पंक्ति में एक आलीशान मंडप के अंदर अग्नि आत्मा कबीले के अभिमानी युवक की आंखें तीव्रता से जल उठीं। जब उसने देखा कि वास्तव में एक दिव्य ज्वाला एसोसिएटेड चालसेडोनी है, तो उसे आश्वस्त किया गया कि दिव्य ज्वाला के बारे में अफवाहें सच थीं। वह वास्तव में व्यर्थ नहीं आया था। भाई वुओमो, क्या हमें इस एसोसिएटेड चालसेडोनी के लिए बोली लगानी चाहिए? उसके बगल में बैठे एक समान उम्र के युवक ने पूछा। जब वे बोल रहे थे, तब एसोसिएटेड चालसेडोनी के लिए बोली पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1,115,000, 1,131,000, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एसोसिएटेड चालसेडोनी का उपयोग किसी की ताकत बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए इसने कई बोलीदाताओं को आकर्षित किया और इसकी कीमत जल्दी ही लगभग 1,500,000 हो गई। उस कीमत पर कम प्रतिभागी बोली जारी रखने के लिए तैयार थे। ये देखते हुए कि शेष बोली लगाने वाले प्रमुख शक्तियों से नहीं थे, घमंडी युवक ने व्यंग्य किया। छोटे गुटों की खासियत यह है कि वे इस तथ्य से अनजान हैं कि एसोसिएटेड चालसेनी दिव्य ज्वालाओं को अवशोषित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। इसकी कीमत 1.5 मिलियन से कहीं अधिक है। मेरे लिए 3 मिलियन की बोली लगाओ। सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने देखा कि बोली समाप्त होने वाली थी और विजेता की घोषणा करने ही वाला था कि वह रुक गया। 3 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड। आश्चर्य भरी निगाहें डाली गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फायर स्पिरिट कबीले का कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु में रुचि लेगा। जियाओ मिंग की ओर भी मजाक और सहानुभूति भरी नज़रें डाली गईं, जो कुछ समय पहले बोली लगाने वाला आखिरी व्यक्ति था। ये नज़रें मानो कह रही थीं, तुम पहले सभी को पछाड़ रहे थे, लेकिन अब जब फायर स्पिरिट कबीले ने अपनी चाल चल दी है, तो जो बत्तख लगभग तुम्हारे हाथ में थी, वह उड़ गई है न? ऐसी नज़रों का जियाओ मिंग पर कोई असर नहीं हुआ। वह 3 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड खरीद सकता था, लेकिन एक चैलेडोनी पर इतना खर्च करना उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था। जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसके बगल से किंग यानजिंग की कोमल आवाज़ उठी। 6 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड। कमरे में एक चीख गूंजी और हर कोई दंग रह गया। उनमें से कुछ ने किंग यानजिंग को ऐसे देखा जैसे वे किसी फिजूल खर्च को देख रहे हों। अपने सुंदर लड़के को खुश करने के लिए एसोसिएटेड चालसेनी के एक टुकड़े पर 6 मिलियन खर्च करना। पैसे को ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए, है ना? ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरी हुई नज़रें जियाओ मिंग की ओर निर्देशित थीं। धिक्कार है, सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ा सुंदर है, उसे इतनी अमीर महिला के साथ क्यों रहना है? यह अनावश्यक है ना? ये पैसे की बहुत अधिक बर्बादी है और इससे अनावश्यक परेशानी होने की संभावना है। आसपास की घूरती निगाहों ने जियाओ मिंग को हल्की खांसी को दबाने पर मजबूर कर दिया। चिंता मत करो, इस महिला के पास सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की कमी नहीं है। जहां तक परेशानी की बात है, तो वह तुम्हें ही संभालनी है, क्योंकि मेरी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है। किंग यानजिंग ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। हुओमो को लगा कि जैसे ही उसने जियाओ मिंग और किंग यानजिंग की खुशनुमा बातचीत देखी, उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने सीधे बोली को दोगुना कर दिया था, ताकि वह आइटम को सुरक्षित करने के अपने इरादे की स्पष्ट घोषणा कर सके। फिर भी इस जोड़े ने बेपरवाही से जवाब में अपनी बोली बढ़ा दी, स्पष्ट रूप से उसे अपनी नज़रों में नहीं रखा। उसके अग्नि आत्मा कबीले की इतनी अवहेलना कब की गई थी? भाई वुओमो, क्या हमें फिर से बोली बढ़ानी चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एसोसिएटेड चालसेनी प्रयास के लायक नहीं है। असली पुरस्कार बाद में दिव्य ज्वाला है। जब तक हम इसे प्राप्त करते हैं, तब तक हमारे पास अपने कबीले के भीतर इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हालांकि हुओमो नाराज था, उसने अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। हुओमो के वापस लेने के फैसले के बाद नीलामी घर में किसी और ने बोली नहीं लगाई। जब सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने यह देखा, तो उसने अपनी आस्तीन लहराई और पूरे नीलामी घर में घंटी बज उठी, ये संकेत देते हुए कि एसोसिएटेड चालसेनी सफलतापूर्वक बिक गई थी।